हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट केटीजी और थर्मो। अब इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी का आपका फ्री एक्सपेंशन का एक प्रॉब्लम भी रखा है और साथ साथ में एनसीईआरटी के कुछ और पोर्शंस भी रखे हैं जो इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। मजेदार लेक्चर है, ठीक है ना। और मास्टर शीट इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरा चैप्टर टनाटन, एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केटीजी एंड थर्मो में। सबसे पहले केटीजी से स्टार्टिंग करेंगे, थ्योरी फिर कंसेप्ट ओरिएंटेड। इस बार प्रॉब्लम भी थोड़े डिफरेंट रखे हैं, मजेदार टाइप के नए टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, मजा आएगा आपको सीखने में। तो देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पहले पोस्टुलेट, तो वो तो अपने जनरल बेसिक पोस्टुलेट ही है। पहला पोस्टुलेट हमारा ये कहता है कि जो भी गैसेस होती हैं एटम मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। इन एटम और मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम आइडियल गैस के केस में नेग्लिजिबल लेते हैं, रियल गैस में कंसिडरेबल लेते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल जब कंटेनर पे टकराते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, जिस वजह से फोर्स लगती है, जिस वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम। तो ये बेसिक पोस्टुलेट हो गए हमारे काइनेटिक थ्योरी के। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है कि किस किस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर एक आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो जरा देखो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर the molecule interaction decreases and becomes negligible, so gas behave like ideal gas। तो कोई भी गैस जो रियल गैस होती है, ठीक है ना, अगर आप उसका प्रेशर लो कर दो और टेम्परेचर हाई कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो लो प्रेशर कर दो और हाई टेम्परेचर कर दो तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि उस वक्त उसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स है नेग्लिजिबल सी हो जाएगी। तो कहानी ध्यान से सुनना। असर्शन रीजन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कि एट लो टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, ये असर्शन दे दिया। फिर रीजन के अंदर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब माना जाएगा जब ये स्टेटमेंट लिखा मिले कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डिक्रीजेस एंड गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो ये हमारा असर्शन रीजन का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर मैक्सवेल के ऊपर भी एनसीईआरटी का एक बढ़िया सा पोर्शन रखा भी दिखाऊंगा। अच्छा, अब आती है हमारे पास वही बेसिक स्पीड, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इनको तो हम समझते हैं, तो ऐसी काम चलाऊ टाइप की है, फॉर्मूला याद कर लेंगे और हमारा सवाल बन जाएगा। इसमें एक जबरदस्त सवाल है, आगे देखिएगा आपको। फिलहाल एवरेज स्पीड जो होती है वो हो गया √8, फॉर्मूला बेस्ड, केमिस्ट्री में भी वही, फिजिक्स में भी वही फॉर्मूला। तो कुछ इसके अंदर नया नहीं है, तो बेसिक ये फॉर्मूले है, ठीक ना। आई थिंक आपको इस वक्त याद भी होंगे। सबसे ज्यादा कौन होता है, फिर कौन होता है, फिर कौन होता है। तो राम जी के हिसाब से इसका नाम याद कर लो। आर मतलब आरएमएस सबसे ज्यादा, ठीक है ना, इसका फैक्टर √3 हो गया। फिर एवरेज, एवरेज का फैक्टर √8/पाई हो गया। फिर एम, एम मतलब मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है ना। अब यहां पर हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसका ये भी फॉर्मेट है, पीवी इक्वल्स टू 1/3 mn v स्क्वायर का बार, ठीक है ना। और इस v स्क्वायर के बार को हम वी आरएमएस स्क्वायर भी लिखते हैं। भाई आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। कई बार बता चुका हूं मैं आपको। अल्टरनेटिंग करंट के भी अंदर हमने आरएमएस देखा था, उससे पहले भी हमने आरएमएस देखा, तो नया तो नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये जो वी स्क्वायर का बार है इसे हम लिख सकते हैं वी आरएमएस का स्क्वायर। अच्छा, अब चीजें समझना, यहां पर स्मॉल एम, ठीक है ना, ये स्मॉल है में मास ऑफ वन गैसियस मॉलिक्यूल। ये पॉइंट ध्यान से समझने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज अगर गड़बड़ हो गई तो कंसेप्चुअल गड़बड़ हो जाएगा। वन गैसियस मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। n हो गए टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, तो mn अगर हम कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है ना। तो ये मास ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करेगा। अब वी स्क्वायर के बार की अगर हम वैल्यू डालें, यानी वी आरएमएस को स्क्वायर करके डालें 3RT/m, तो यही इक्वेशन हमारी आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिक रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जिनके हिसाब से फॉर्मूला बेस्ड सवालों को हमें लगाना होता है। अब मैं प्रॉब्लम दिखाता हूं आपको। पहला आ गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने क्या देखा था कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज के अंदर भी पूछा जा रहा था, मैंने भी पूछे थे इसके प्रॉब्लम। स्टूडेंट कुछ ना कुछ हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं इसके अंदर, तो वो कंफ्यूजन भी आपका क्लियर हो जाएगा और मैक्सवेल वाला चीज भी अच्छे से आ जाएगा। तो मैक्सवेल ने क्या किया, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ये मैक्सवेल ने गैस को टी टेम्परेचर पर हीट करके छोड़ दिया। तो ये गैस है जो टेम्परेचर टी पर है, ठीक है। अब टी टेम्परेचर पर हीट करके छोड़ दिया, अलग अलग गैस मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि इस स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया। तो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक ये स्पीड है। तो कितने मॉलिक्यूल्स की कितनी स्पीड है, जैसे 100 मॉलिक्यूल की मान लो 100 मीटर पर सेकंड है, 200 मॉलिक्यूल की 500 मीटर पर सेकंड है, ऐसे करके उसने पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट किया।
उस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की इक्वेशन ये रही, ठीक है ना। ये इक्वेशन रटने की तो जरूरत नहीं है, बट इस इक्वेशन का टाइप ध्यान रखो। तो डीएनवी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड वी से वी प्लस डीवी के बीच में लाई करती है। तो मैं जनरली बोलूं तो पूरा कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत ध्यान से सेंटेंस सुनना है। तो पूरा कर्व रिप्रेजेंट करता है, यानी इस पूरे कर्व का एरिया रिप्रेजेंट लिख दूं तो इस पूरे कर्व का जो एरिया है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, पूछा जाता है डायरेक्ट कंसेप्चुअल में, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड 0 से इंफिनिटी के बीच में है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ दिस कर्व रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, हैविंग स्पीड इन बिटवीन 0 से इंफिनिटी। अब ये टी टेम्परेचर पर है। अब इस कर्व का ये इक्वेशन पे बेस्ड आपसे और कुछ खास नहीं पूछा जाता कि इस इक्वेशन से इंटीग्रेट करा के हम तीनों स्पीड, इतना नहीं है अपने सिलेबस में। तो इसका एक कंसेप्चुअल एनालिसिस है कि भाई इसका एरिया क्या बताएगा। तो इसका एरिया हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड 0 से इंफिनिटी के बीच में है एक टाइप के गैस में, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सारी स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। ये जो पीक पर आप स्पीड देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रही है ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड है, यानी इस स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सही है। और आर ए एम जो अभी मैंने राम बताया था आपको, उसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू सबसे कम है। कई बार नहीं सर सबसे ज्यादा, अरे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनके पास सबसे ज्यादा स्पीड है। तो ये जो हाइट देख रहे हैं ना, ये हाइट स्पीड को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट रिप्रेजेंट कर रही है मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है, दिस स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो हम बोलते हैं ये मोस्ट प्रोबेबल, तो ये मोस्ट प्रोबेबल नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, यहां से यहां तक की ये जो स्पीड है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। अब समझ आया होगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को। इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद आएगी एवरेज। उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी अपनी आरएमएस। तो आरएमएस स्पीड देख लो, एवरेज स्पीड देख लो, तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की क्वांटिटी मोस्ट प्रोबेबल की क्वांटिटी से कम है। अब क्या मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, सारी स्पीड इंक्रीज करेंगे, तो कर्व ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं, तो कर्व कहां की तरफ जाएगा, बढ़ती हुई स्पीड की तरफ, यानी आगे की तरफ। तो हम इस कर्व को अगर हायर टेम्परेचर पर देखें तो ये टी डैश केल्विन पर है, ठीक है ना, वेयर टी डैश का वैल्यू इज ग्रेटर देन टी। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे, इस कर्व की शिफ्टिंग आगे की तरफ हो जाएगी, और आप देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास अब ये स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। अब क्या पूछता है, और ये कहता है ये जो लाल वाला कर्व है और ये जो ब्लू वाला कर्व है, इनके एरिया पर क्या फर्क पड़ा। तो पहले ये सोचो इनका एरिया क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वो पहले जितने कंटेनर में थे बाद में ही उतने कंटेनर में, वो तो चेंज हुए नहीं। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इस मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एरिया चेंज नहीं होता, वो एज इट इज कांस्टेंट रहता है। ये पूरा पोर्शन था आपका एनसीईआरटी का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। आई थिंक आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से आ गया होगा, मीनिंग पता चल गए होंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये दो सवाल दिखा रहा हूं, अल्टीमेट है, ठीक है ना। पहला ये सवाल कंसेप्चुअल है इसके ऊपर। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन अ कंटेनर इज 600। तो हमें एक कंटेनर दे रखा है, इस कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल है, और इन गैसियस मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड हमें दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला हमने फटाक से लगा दिया, आरएमएस का अंडर रूट 3RT/m। m क्या हो जाता है, m हो जाता है मोलर मास ऑफ गैस, t हो जाता है टेम्परेचर इन केल्विन, r आप जानते हो गैस कांस्टेंट है। आगे बोल रहे हैं इफ हाफ ऑफ द गैस लीक्स आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें से हाफ ऑफ द गैस लीक आउट, तो मतलब पहले के मोल अगर हम n ले लें, तो लीक करने के बाद अब जो नंबर ऑफ मोल इसमें बचेंगे, ठीक है, तो अब जो नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे वो पहले के आधे बचेंगे, यानी n/2 बचेंगे। तो हमने क्या किया, मॉलिक्यूल की क्वांटिटी इसके अंदर कम कर दी, आधी कर दी, बट टेम्परेचर वही रखा। तो दिस इज एट टेम्परेचर सेम T। अब ये जानना चाहता है आरएमएस स्पीड ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल विल बी। तो अब जो रिमेनिंग बचे कुछ मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पीड बताओ कितनी होगी। तो बिल्कुल बताते हैं। तो जरा चेक करो, क्या ये आरएमएस स्पीड मोल्स पे डिपेंड कर रही है, नहीं, ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर, ये डिपेंड कर रही है मॉलिक्यूलर मास पर। अब मॉलिक्यूलर मास सेम है क्योंकि गैस सेम है, टेम्परेचर सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो गैस के मोल अगर आप कम करते हो तो आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है ना, ऑफ लीकेज ऑन 3 स्पीड्स। पर एक शब्द जरूरी है,
और वो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो रहना चाहिए अगर वो कांस्टेंट है, फिर आप कितनी भी गैस लीक कराते रहो, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आरएमएस स्पीड के वैल्यू सेम रहेंगे। तो राइट आंसर आप इसका चेक करोगे तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा वही सेम 600 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको एक कंसेप्चुअल वर्जन इसका समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देखो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर हमें दो ग्राफ्स दे रखे हैं एक T1 पर दे रखा है, एक T2 पर दे रखा है। इस तरीके का कंसेप्चुअल एग्जाम में खूब फेमस आ जाता है। ये कह रहा है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर, सेम क्वांटिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है ना, बट दो अलग अलग टेम्परेचर पर है। फॉर द गिवन कर्व हमें बताना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा टेम्परेचर कम। अब तो बच्चों का खेल है, टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व की आगे शिफ्टिंग होती है क्योंकि स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमें पता है T2 इज ग्रेटर देन T1, तो राइट आंसर हम बड़े इजीली देख सकते हैं बी वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं रहता, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर आपका इसी तरीके का लॉजिकल कंसेप्चुअल रहता है। मान लो दोनों के एरिया के बारे में पूछ लेता तो जवाब हमारा सिंपल होता, दोनों का एरिया सेम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। नेक्स्ट अब आप देख रहे हो ये फिर से एक एनसीईआरटी का पोर्शन है, ठीक है ना, और मैंने कहा था ना एनसीईआरटी आपकी अब इसी के अंदर इंक्लूडेड ही रहनी है, ठीक है ना, तो मैंने वही चीज अलग अलग बताऊं इससे बढ़िया इसी में इंक्लूड कर रखा है। तो मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अब जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इससे जनरेट होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि हर गैसियस मॉलिक्यूल की, यानी पर गैसियस मॉलिक्यूल ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, ठीक है ना, वो एनर्जी हाफ केटी के बराबर है। तो ये कहता है जो भी मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो इक्वली डिवाइडेड होती है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, इसलिए पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है दैट इज हाफ केटी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केटी। तो अगर n मॉलिक्यूल हो, f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी f/2, ये मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया, nRT। तो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। इसी टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ये एनसीईआरटी का पैरा पढ़ते हैं ये कह रहा है इंटरनल एनर्जी U ऑफ द गैस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हेन द बॉक्स इज एट रेस्ट। तो ये कह रहा है जो भी गैसियस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला करके, बट आइडियल में तो हम मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन लेते नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं, पॉइंट ध्यान रखना है। तो सिर्फ और सिर्फ ले दे करके बचती है काइनेटिक एनर्जी। इसलिए जितनी भी काइनेटिक एनर्जीज होती हैं गैसियस मॉलिक्यूल की, आइडियल गैस की बात चल रही है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी है उसकी क्योंकि कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं लेते हम, ठीक है ना। तो आइडियल गैस में जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके सम को बोलेंगे हम बेसिकली इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी एक तरीके की मैकेनिकल एनर्जी हो गई गैसियस मॉलिक्यूल की, K प्लस U का सम, ठीक है ना। अब U वाला पार्ट हम इसमें नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं फॉर आइडियल गैस। अच्छा, अब ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ मोशन, सारे के सारे जितने भी टाइप के मोशन है, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे वो वाइब्रेशनल हो, सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि एक को स्किप कर दिया दूसरे को रख लिया। तो इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल, बट पोटेंशियल हम बार बार बोल रहा हूं नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आगे is to be included in U यानी मैकेनिकल एनर्जी। आगे if the same box is moving, बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, कहता हम जी इस डब्बे को V से चला देते हैं, अब बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी लोग पागल हो जाते हैं, जवाब ही नहीं सोचता। पढ़ो एनसीईआरटी की लाइन, if the same box is moving as a whole with some velocity, the kinetic energy of the box is not to be included in U। तो इंटरनल एनर्जी में इस डब्बे की काइनेटिक एनर्जी का कोई असर नहीं होता, वो एज इट इज रहती है ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं की जाती। तो कोई ये बोले पहले की इंटरनल एनर्जी U है गैस की, अब हम डब्बे को लेकर के दौड़ लगाना शुरू कर दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं V स्पीड से, बताओ अब इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, आंसर है U ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात। तो चलते हैं आगे। तो इंटरनल एनर्जी हमें समझ आ गया, यही जितनी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल हम इग्नोर कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है, आगे चल के हम देख लेंगे, NCVT, ठीक है ना। CV जहां पर बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहां से यहां हम कंपेयर करें तो CV का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया विच इज इक्वल्स टू F/2R, जहां F हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जानते हैं अच्छी तरह, मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, ट्राइटोमिक के लिए 7 लेते हैं। ये बेसिक हम लोग जो जनरली है वो लेते हुए चल रहे हैं, इसमें कुछ नई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा,
सीपी माइनस सीवी यानी मोलर स्पेसिफिक हीट कैप, इस पे भी पूरा आगे एक पैरा है, ठीक है, आगे बताऊंगा। सीपी माइनस सीवी का डिफरेंस जो होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता है और वो आर के बराबर रहता है। तो आई थिंक आपको इतने से इंटरनल एनर्जी और उसकी बेसिक थ्योरी और ये डब्बा लेके दौड़ने वाला जो कंसेप्ट है ये आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखो, ये अल्टीमेट प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम अल्टीमेट प्रॉब्लम है जो नए तरीके का है। आरएमएस स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन और एंगुलर स्पीड, एंगुलर आरएमएस स्पीड ऑफ रोटेशन का रेशियो पूछ रहा है। मजेदार है, पढ़ो। ये कह रहा है रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड टू आरएमएस एंगुलर स्पीड ऑफ डायटोमिक गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज। तो हमें आरएमएस स्पीड का रेशियो देना है और एंगुलर आरएमएस स्पीड का रेशियो देना है। मजेदार है, आपने नहीं देखा होगा ऐसा सवाल। तो देखो कैसे हम स्पीड के, देखो पहले वी आरएमएस क्या होता है, तो वी आरएमएस होता है रूट अंडर वी स्क्वायर का बार, सही है। तो अब हम कैसे इस रेशियो को कैलकुलेट करें, क्या हमारा तरीका रहेगा। अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है F/2 nRT। हम बात कर रहे हैं आरएमएस स्पीड की, तो आरएमएस स्पीड की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ mv स्क्वायर। ये हो जाएगी ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। डायटोमिक गैस के अंदर 3 ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 2 रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, सबको पता है ये बात। तो अगर हम यहां से हाफ mv स्क्वायर का बार पुट करें तो इज इक्वल्स टू 3/2 nRT, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्रांसलेशन वाला फॉर्मूला। यहां से वी स्क्वायर का बार हमारे पास आ गया विच इज इक्वल्स टू 3/2 nRT डिवाइडेड बाय m, और एक 2 और मल्टीप्लाई हो गया, इसको चाहिए तो उड़ा दो। अब इसका रूट ले लोगे तो ये हमारे पास आरएमएस स्पीड आ जाएगी, वी आरएमएस, सही है। तो वी आरएमएस का वैल्यू जो मेरे पास आ रहा है, दिस वी आरएमएस इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर लो, एन को लिख लो मास बाय मोलर मास, मास मास उड़ जाएगा, यहां पर कुछ खास बचेगा नहीं, ठीक है ना, बचेगा नीचे मोलर मास। तो ये फॉर्मूला अपना वही जनरेट हो जाएगा √3RT/m। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई नया काम नहीं है। अब हम आ जाते हैं रोटेशनल वाली। अब रोटेशनल वाली के लिए हमें इस काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2, तो ये बन गया 2/2 nRT, सही है। और इस काइनेटिक एनर्जी को हमने डाला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का बार, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऐसे करके काम चलता है इसमें। 2/2 हो गया 1। नंबर ऑफ मोल्स को हम डाल देते हैं मास बाय मोलर मास, ठीक है, मास बाय मोलर मास इनटू RT, ओके। यहां से ओमेगा स्क्वायर का बार हमने निकाला, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास बाय मोलर मास इनटू RT डिवाइडेड बाय I, ठीक है। और इसका मैंने रूट ले लिया, दिस इज कॉल्ड ओमेगा आरएमएस, यानी एंगुलर आरएमएस स्पीड हो गई, नए तरीके का था। अब ये कह रहा है इन दोनों का रेशियो बता दो। अच्छा एक हाँ आई लिख दिया मैंने, ठीक है, मेरे को लगा छूट गया। तो अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो वी आरएमएस बाय ओमेगा आरएमएस, इन दोनों का अगर हम रेशियो लें तो जैसे ही इनका रेशियो लेंगे, जरा चेक करो, RT/m पूरी तरीके से कट गया। रूट के अंदर बचा 3 और इधर बचा 2। अच्छा ऊपर क्या बचा, ये I ऊपर आ जाएगा और क्या ऊपर आ जाएगा, ये m जो था मोलर मास था ये कट ही जाएगा और नीचे बचेगा हमारे पास स्मॉल m। तो 3/2 I/m का रूट, ये हमारे पास हो गया वी आरएमएस बाय ओमेगा आरएमएस का रेशियो। राइट आंसर हमारे सामने चमक रहा है, राइट आंसर इसका है सी वाला, अल्टीमेट था, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको इससे ये मुश्किल नहीं होता, फिजिक्स में कंसेप्ट्स होते हैं। अब ये किस बच्चे को नहीं पता कि ट्रांसलेशन वाली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, रोटेशन वाली 2। अब इसको कहोगे हाई लेवल है तो फिर तो लेवल ही क्या बचा, ठीक है ना, फिर तो बस खाली वो लिख लिख करके थ्योरी पढ़ो और तो क्या ही लेवल बचा। तो ये बेसिक्स है हमारे, ठीक है ना, इन बेसिक्स को यूज करके ही सवाल बनते हैं। तो उस पे ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, मजेदार टाइप वाला, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है इफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस एट टेम्परेचर T0, तो हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ गैस, यानी गैसेस को मिक्स करने जा रहे हैं और मिक्स करने के बाद इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल रहे हैं। इस प्रोसीजर में हम क्या मान करके चलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट, कि इन दोनों गैसेस की जो टोटल एनर्जी है वो मिल करके फाइनल एनर्जी के बराबर हो गई, यानी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। इन एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी से डिनोट करते हुए चलते हैं। तो U1 प्लस U2 मिल करके U के बराबर हो जाएगा। आप डेटा पुट करते जाओ। कह रहा है 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस एट टेम्परेचर T0, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F/2 nRT होता है। तो कौन सी गैस है, मोनोटोमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3/2, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 इंटू R इंटू टेम्परेचर T0। ये हो गया पहले गैस का टोटल इंटरनल एनर्जी। दूसरा वाले पे आ जाओ, 4 मोल्स ऑफ अनदर आइडियल मोनोटोमिक गैस, नंबर ऑफ मोल 4 है पर गैस मोनोटोमिक ही है इसलिए 3/2 ही रहेगा, ठीक है ना। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4, नंबर ऑफ मोल 4 हो जाएंगे इंटू R, और टेम्परेचर कितना है 40 नॉट।
इज इक्वल्स टू, अब जो इनको मिक्स करके गैस आएगी वो भी तो मोनोटॉमिक रहेगी, तो ना डायटोमिक बन जाएगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3/2। नंबर ऑफ मोल जोड़ करके लिख लो 6 इंटू आर इंटू टेम्परेचर टी डैश। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है गैस को मिक्स करके टेम्परेचर निकालने का। यहां से अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा ड्रामा कैंसिल आउट हो गया, आर पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो गया, टी डैश की जो वैल्यू मेरे पास आ गई 4 4 16 17 18 डिवाइडेड बाय 6 या 6 टी नॉट, तो यानी ये रिजल्ट हमारे पास आ गया 3 टी नॉट, यानी अब जो गैस का टेम्परेचर आ जाएगा दैट विल बी 3 टी नॉट। तो इस हिसाब से राइट आंसर आप चेक करोगे तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी वाला। तो आई थिंक अच्छे से ये कंसेप्ट भी आ गया होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों नहीं लेते हुए, देखो गैस के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरिएबल होती है, ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोग जनरली गैस के अंदर डिफाइन करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो फॉर्मूला तो वही है, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, ठीक है, यहां से आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। बट अगर हम इसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट करें, कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है, मोल से डिवाइड मोलर मास से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये तो एन बन जाएगा, ये एम एस बन जाएगा इनटू डेल्टा टी। अब ये जो एम एस का प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब स्पेसिफिक और मोलर स्पेसिफिक में अंतर पता चल गया। अब ध्यान से सुनना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होता है, अभी जस्ट बताया मैंने। तो सीपी माइनस सीवी हम जानते हैं आर के बराबर होता है। तो अगर हम एसपी और एसवी का डिफरेंस देखें, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम का डिफरेंस देखें, तो यही डिफरेंस इसमें पुट कर दो, एसपी की जगह हमारे पास, सीपी की जगह हमारे पास आ जाएगा एमएसपी, एमएसवी, तो एसपी माइनस एसपी का डिफरेंस आ जाएगा आर बाय एम, या एम हो जाएगा मोलर मास। तो अलग अलग टाइप की गैस के लिए आर बाय एम तो अलग अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, बट सीपी माइनस सीवी चाहे कोई सी भी टाइप की गैस हो उन सबके लिए सेम मिलेगा। तो इसमें बहुत प्रचलित सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, हाइड्रोजन गैस के लिए आर बाय ए है, ऑक्सीजन के लिए आर बाय बी है, क्या है, ठीक है ना, एसपी माइनस एसपी का डिफरेंस। कई बार ये मक्कारी कर जाते हैं, लैंग्वेज बोल देते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सुनना है ध्यान से, मोलर दे रहा है या स्पेसिफिक, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रहा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस तो दे रखा है, हाइड्रोजन के लिए आर बाय ए और अपना ऑक्सीजन के लिए आर बाय बी। तो बताओ ए और बी में क्या आपस में रिलेशन है, तो ए हो गया हाइड्रोजन का मोलर मास 2 और वो बी हो गया हमारा ऑक्सीजन का 32, उठा करके रेशियो ले लो, काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से करके आप इस टाइप का सवाल कर सकते हो। अच्छा, अब सीपी और सीवी का डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेशन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होता है और सीवी का फॉर्मूला एस बाय 2 आर होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी एस प्लस 2/2 टाइम्स आर, ठीक है ना, और इनके रेशियो को हम बोलते हैं गामा, यानी एडियाबेटिक कांस्टेंट। अब फिर वही रामायण चलती है, मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए, में कोई मूड नहीं है वो चार्ट बनाऊं बच्चों वाला, हम रेगुलर क्लास की स्टडीज में खूब पढ़ते हैं, सबको आता है, ठीक है ना, कि मोनो की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, डाई की कितनी होती है, ट्राई की कितनी होती है, सीपी कितना होता है, सीवी कितना होता है, गामा कितना होता है, सबको पता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। अब हाउ टू फाइंड आउट सी प्रोसेस, तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आगे बताऊंगा डिटेल में। तो जैसे उसने दे दिया कि एक पीवी की इक्वेशन है, P इक्वल्स टू समथिंग केवी स्क्वायर या केवी क्यूब, कहता है इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ। अब ये थोड़ा समय से पहले सवाल है क्योंकि ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पर होता है, बट मैं पहले ही बता दे रहा हूं और इस पे बेस सवाल भी करा दे रहा हूं। तो अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन अच्छी तरह देख लो, 2-3 बार आएगी तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, पीवी की पावर ए इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस टाइप का प्रोसेस कहलाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब जब हम इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ, तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट रिजल्ट जनरेट होता है जिसके बेस पर हम गैस की सी प्रोसेस बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो वो हमसे कहता है कि लेट्स से दैट पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यू, कहता है फाइंड आउट सी प्रोसेस। अच्छा, इसके लिए जरूरी है गैस का टाइप देना, नहीं तो हम सीवी क्या पुट करेंगे, ठीक है ना। तो कहता है गैस जो है मोनोएटॉमिक है। अब इससे क्या हुआ, हमें सीवी के बारे में, एटॉमिक, तो गैस जो है वो मोनोएटॉमिक है और गैस जो है इस तरीके का लॉ फॉलो कर रही है, कहता है सी प्रोसेस बता दो। सबसे पहला काम हमने देखा पीवी इक्वेशन है, हम फट से इसे पकड़ के पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए चेक करो पी की पावर 1 होनी चाहिए, तो यहां से पी की पावर 1 बनाई तो रिजल्ट बन गया P प्रोपोर्शनल टू V की पावर 3/2। इसको उठा करके इसके साथ में लाया, P V की पावर -3/2 इज कांस्टेंट, सही है। यहां से हमने A पकड़ लिया, A का वैल्यू हो गया -3/2, बस काम खत्म। अब इसको उठा के सवाल शॉर्टकट में डाल दिया, तो C प्रोसेस का वैल्यू आ गया CV। अब मोनोटॉमिक गैस के लिए CV का वैल्यू हो जाएगा अपना 3/2R, तो इसको मैंने डाल दिया 3/2R
प्लस आर अपॉन 1 माइनस ए, 1 माइनस ए करेंगे तो 1 प्लस 3/2 हो जाएगा, तो रिजल्ट नीचे बनेगा 5/2, तो फाइनली रिजल्ट आ गया 3/2 आर प्लस 2/5 टाइम्स आर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेकर के, आपके पास सी प्रोसेस आ जाएगा। तो ये सवाल था जिसमें पॉलीट्रॉपिक पे बेस्ड रिजल्ट होता है, तो आई थिंक आप आराम से कर सकते हो। मैं एक प्रॉब्लम और कराता हूं, जैसे ये प्रॉब्लम देखो, ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम में दे रहा है आइडियल डायटोमिक गैस, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन दे रहा है। मैंने अभी पीवी कराया ना आपको, पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, मैं सोचा मैं टेम्परेचर वॉल्यूम का इनको अलग से न्यूमेरिकल कराते हैं। तो इफ आइडियल मोनोटोमिक गैस फॉलोज, तो गैस का टाइप देखो कौन सा है, diatomic gas, follows the process shown in the graph where T is the temperature in Kelvin, V is the volume in meter cube, then molar specific heat capacity of the process। अब देखो इसने ये ग्राफ बना के दे दिया, हमें चाहिए इक्वेशन, उसने दे रहा है ग्राफ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ को डिकोड करेंगे। तो ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास करता हुआ, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब हो गया, हो गई डिकोड। अब हमें चाहिए पीवी की इक्वेशन, हमें जो चाहिए एग्जामिनर कभी सीधे मुंह देते ही नहीं, ये इनकी खासियत है। तो हमें पीवी की इक्वेशन चाहिए, ये टेम्परेचर गलत आ गया यहाँ पे, तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी से टेम्परेचर की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू पीवी पुट करेंगे। तो हमने इसे पीवी पुट किया, तो ये बना पी स्क्वायर वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। ये इधर लाओ, तो पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी, तो पी प्रोपोर्शनल टू वी की पावर हाफ, इसको इधर साइड लाओ, पीवी की पावर माइनस हाफ इज कांस्टेंट। और मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि इसे मैंने पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है, ए का वैल्यू हमारा माइनस हाफ है। अब फटाक से हम सी प्रोसेस लगा करके प्रॉब्लम को उड़ा सकते हैं। तो सी प्रोसेस की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो फॉर्मूला हो गया सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस ए, सीवी डायटोमिक गैस का है तो 5/2 आर हो जाएगा, प्लस आर अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हाफ, तो रिजल्ट आ गया 5/2 आर प्लस 2/3 आर। अब एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 4 19 आर डिवाइडेड बाय 6, तो 19 आर डिवाइडेड बाय 6 इसका सी प्रोसेस है। आंसर साफ चमक रहा है, टिक करो, 4 नंबर लो और आगे चलो। मेरे ख्याल से सी प्रोसेस तक का कंसेप्ट आ जाना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ में जनरली कंसेप्चुअल बहुत रहते हैं और ग्राफिकल सवाल रहते हैं, तो पूरी थ्योरी है, एक बार मैं पढ़ा देता हूं फटाफट से, देख लो इसको। तो देखो मीन फ्री पाथ सबसे पहले होता क्या है, जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो उनके बीच का एवरेज डिस्टेंस, तो कोलिजन्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अब ये एक ही फॉर्मूला, बस इतना याद रख लो, बाकी तो हम खुद ही मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये मीन फ्री पाथ का जो हमारा फॉर्मूला आता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, जहां डी हो जाता है मॉलिक्यूलर डायमीटर, एन हो जाता है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो स्मॉल एन का जो पैटर्न है वो ध्यान रखना। अब हम इस फॉर्मूले को करते हैं मॉडिफाई। अब पहला मॉडिफिकेशन ये है और इनके ऊपर बेस ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले इस स्मॉल एन को हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। मॉडिफाई करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, तो पीवी बराबर एनआरटी यूज किया, एन को ब्रेक कर दिया एन बाय एन ए, यहां से हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम यानी मॉलिक्यूलर डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास आ गई, एंड दिस इज इक्वल्स टू P बाय के टी, जहां के हो गया हमारा बोल्टमैन कांस्टेंट। अब ये रिजल्ट अगर मैं यहां पर उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है ना, तो फाइनली लैम्डा का फॉर्मूला बनेगा 1/√2 के टी बाय पाई डी स्क्वायर पी। लोग इसको रटने शुरू कर देते हैं, अरे कितने रट लोगे यार, भूल जाओगे, ठीक है, नहीं याद रहेगा। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखो, बाकी सिचुएशन डिपेंडेंट है, मॉडिफाई कर लेंगे। अब ग्राफ जो आते हैं वो ये आते हैं, कहते हैं लैम्डा वर्सेस पी का ग्राफ बताओ, लैम्डा वर्सेस टी का ग्राफ बताओ। अब ये ध्यान देना कि ये जो मीन फ्री पाथ है टी बाय पी के प्रोपोर्शनल है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये टी के सिर्फ तब प्रोपोर्शनल होगा जब पी कांस्टेंट हो, ये नहीं कि टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टी के तब प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और सिमिलरली पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो अगर कोई कहे लैम्डा टी ग्राफ बताओ, तो पहले कहना प्रेशर कांस्टेंट है या वेरिएबल है ये बताओ, ठीक है ना। तो अगर वो बोले लैम्डा टी ग्राफ बताओ फॉर कांस्टेंट प्रेशर, अब हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ओरिजिन से पास करता हुआ, अब कह सकते हैं, ठीक है ना। बिना प्रेशर की नॉलेज के हम ये ग्राफ नहीं बता सकते। सिमिलरली लैम्डा पी ग्राफ बताओ, तो पहले पूछना टेम्परेचर का क्या हिसाब है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, अदरवाइज हम नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका फिर फर्दर मॉडिफिकेशन किया। अब डेंसिटी के टर्म में हम इसे मॉडिफाई करने जा रहे हैं। ये करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मास से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। अब मास इंटू एन, एन हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन जाएगा टोटल मास ऑफ गैस, बाय वॉल्यूम बन जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये बेसिकली बन गया हमारा डेंसिटी ऑफ गैस, जिसको हमने रो से इंडिकेट कर लिया।
तो रो यहां पर डेंसिटी इंडिकेट कर रहा है, चीजें बता दूं मैं, रो यहां पर डेंसिटी इंडिकेट कर रहा है, एम यहां पर मॉलिक्यूलर, एम यहां पर किसी एक गैसियस मॉलिक्यूल का मास इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू एम बाय रो। अब कोई ये कहे कि गैसियस मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना एक मॉलिक्यूल का मास है, टोटल मास नहीं है, टोटल मास यहां पर बना है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे पॉइंट है पर बड़े काम के हैं। कहता है लैम्डा वर्सेस एम का ग्राफ बताओ। अब कहना पहले डेंसिटी बताओ भाई, ठीक है ना। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एम, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहता है लैम्डा वर्सेस डेंसिटी बताओ, तो कहना मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूं, मास ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो सेम है या अलग अलग है या गैस बदल रहे हो। तो कह रहा है नहीं, हम तो गैस तो सेम रख रहे हैं, तो गैस का मॉलिक्यूल का मास भी सेम ही रहेगा, बस खाली हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी का वेरिएशन कर रहे हैं, या तो मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं। समझ गए आप मेरी बात। तो उस सिचुएशन में लैम्डा और रो का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। तो दो वेरिएशंस हमारे सामने आ गए, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एम बाय रो। ये याद रखने में आसान है, ये पूरी रामायण नहीं याद रखनी, हाँ ये याद रख लो, इससे मॉडिफिकेशन इजीली हम कर सकते हैं। खैर ग्राफिकली हमारा काम बड़ी आसानी से चल जाएगा इनसे। तो आई थिंक आपको मीन फ्री पाथ, ग्राफिकल अप्रोच और प्रोपोर्शनलिटी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट आप देख रहे हो मिक्सचर ऑफ गैस। अब मिक्सचर ऑफ गैस अभी जस्ट मैंने बताया था, जैसे हमने कई गैसेस को मिक्स किया और टेम्परेचर निकालना है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो फाइनली अगर सेम टाइप की गैस को मिक्स कर रहे हैं, जैसे वहां किया था मोनो एटॉमिक को मिक्स, अब मान लो मोनो एटॉमिक कर रहे हैं या डायटोमिक को डायटोमिक से मिक्स कर रहे हैं, अगर सेम टाइप की गैस मिक्स कर रहे हैं तो फाइनली मोलर मास ऑफ मिक्सर हमारे पास सिंपल ये आ जाता है N1 M1 N2 M2, अपना जो केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला है। सिमिलरली सीवी मिक्सर हमारे पास आ जाता है N1 CV1। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, अलग भी टाइप की हो सकती है। अगर हमें टेम्परेचर निकालना हो इक्विलिब्रियम का, हाँ तो कंडीशन होनी चाहिए, अगर सेम है गैसेस का टाइप सेम है तो हम लगाएंगे N1 T1 प्लस N2 T2, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे, अदरवाइज हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। ओके, तो सीवी मिक्सर निकालने का तो हमारा सिंपल फॉर्मूला हो गया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ गामा मिक्सर का सवाल बनता है। हमेशा मैंने बताया गामा मिक्सर कभी भी वो बुक वाला लंबा चौड़ा किलोमीटर वाला फॉर्मूला मत करो, आप क्या करो सीवी मिक्सर निकाल लो। अब आप जानते हो सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो आप तुरंत यहां से सीपी मिक्सर को सीवी मिक्सर प्लस आर करके निकाल सकते हो। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड सीपी मिक्सर, वंस यू हैव ऑब्टेन्ड सीवी मिक्सर, तो गामा निकालना तो बाएं हाथ का काम है, सीपी मिक्सर बाय सीवी मिक्सर कर लो, गामा मिक्सर आ जाएगा। तो ये टेक्निक यूज करके हम गामा मिक्सर के लंबे चौड़े सवाल को फटाफट से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी सवाल दिखाऊंगा। ओके, अब कुछ और बेसिक फॉर्मूले, जैसे सीवी का फॉर्मूला हम जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में ये होता है F/2R। इसी तरीके से अगर हम गामा के टर्म में लिखें, गामा यानी एडियाबेटिक कांस्टेंट के टर्म में लिखें, तो हम जानते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट सीपी बाय सीवी होता है, मॉडिफाई किया, सीवी का फॉर्मूला आ गया R बाय गामा माइनस 1। ये दोनों आपके टिप्स पे रहने चाहिए, इनका यूज अभी करने वाले हैं। इसी तरह सीपी का फॉर्मूला लिखें तो F/2 प्लस 1 इंटू आर, या F+2/2 इंटू आर, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर गामा के टर्म में गामा आर बाय गामा माइनस 1। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमारे टिप्स पे रहने चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। एक और चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इंटरनल एनर्जी, वो हमने अच्छे से समझ लिया था एनसीईआरटी वाले पोर्शन में कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आइडियल गैस लेते हुए चल रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया था F/2 nRT, इसको भी, या फिर हम इस nRT को रिप्लेस करके यहाँ पर F/2 PV लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा हमें डेटा टेम्परेचर का दे रखा है या प्रेशर वॉल्यूम का दे रखा है। मैंने दोनों पे ही सवाल रखा है, इसलिए निश्चिंत रहो। तो अगर टेम्परेचर का दे रखा है तो बड़ा आसान है, F/2 nR डेल्टा टी कर लो या NCV डेल्टा टी लिख लो। और अगर डेटा प्रेशर वॉल्यूम का दे रखा है तो F/2 P2V2 माइनस P1 V1 करते हुए हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। यहां से धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत होती है, बट पहले मैं आपको गामा मिक्सर करा दूं तो रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाएगा और फटाफट से करना है, इसको सिखा देता हूं। तो ये कह रहा है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस जिसका गामा, तो अब हमें मोनोएटॉमिक गैस भी दे रखी है पर गामा भी दे रखा है, तो गामा वाला यूज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल हमें फर्स्ट गैस के 1 दे रखे हैं, तुरंत CV1 लिख लेंगे। अब आप F/2R भी लिख सकते हो, R बाय गामा माइनस 1 भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी। अगर गामा दे रखा है तो बेस्ट है, गामा वाला रिजल्ट यूज करो। R बाय गामा 1 माइनस 1, गामा 1 की वैल्यू डाल दो 5/3, 5/3 माइनस 1 करेंगे 2/3, तो फाइनली आ गया 3/2R, वही आ रहा है। आप F/2R लगाते तो भी मोनोटॉमिक के हिसाब से 3/2R हो जाता। आगे
तो N2 की वैल्यू हमारे पास इसमें दे रखी है, अगली गैस के भी 1 मोल ही दे रखे हैं, इसका CV2 हो जाएगा, ये डायटोमिक गैस है, 5/2R लिख लो यार चुपचाप से। गामा की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 7/5, 7/5 माइनस करेंगे तो आएगा तो नीचे 2/5 यानी 5/2R। अब मैं सीधे सीधे इसको लिख ले रहा हूँ। हाँ, ये गामा वाला वहां यूजफुल रहता है, कई बार क्या होता है ना कि ये गामा की कुछ उठपटांग वैल्यू दे देता है, कहता है गैस टाइप नहीं बताता, कहता है गैस है जिसका गामा समथिंग अराउंड 1.5 है। अब तो हमारी मजबूरी होगी, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते नहीं, तो उस वक्त ये फॉर्मूला बड़ा हेल्प करता है। अभी तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता है और टाइप ऑफ गैस भी पता है, तो बेस्ट है F/2R या F+2/2R यूज कर लो CV या CP निकालने के लिए। अब CV मिक्सचर, तो CV मिक्सचर का फॉर्मूला हो गया N1CV1, ये मैं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट करना है N1CV1 प्लस N2CV2 बाय में N1 प्लस N2। अब डेटा पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल 1 हो गए, CV1 का वैल्यू आप चेक करोगे तो 3/2R, ये भी 1 हो गया, इनटू 5/2R डिवाइडेड बाय मेरे पास 2 आ गया, तो 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी ये आंसर बना 2R। अब देख रहे हो सीवी मिक्सर कितने आसानी से आ गया बिना कुछ लंबे चौड़े फॉर्मूले रटे। अब सीपी मिक्सर की बारी, तो सीपी मिक्सर निकालने के लिए हम लोग यूज कर लेंगे सीवी मिक्सर प्लस आर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आर ही तो जोड़ना है, तो सीपी मिक्सर का वैल्यू मेरे पास आ गया 2R प्लस आर विच विल बिकम 3R। अब गामा मिक्सर निकालना है, तो गामा मिक्सर हमारे पास हो गया सीपी मिक्सर डिवाइडेड बाय सीवी मिक्सर, और यहां से हमारे पास बड़े इजीली रिजल्ट आ गया, आंसर बन गया 3/2 यानी 1.5। तो राइट आंसर चेक कर लो आपके सामने, तो इसका गामा मिक्सर हमारे पास हो गया 1.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, मजेदार था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट आ गया। अब यहां जोरदार है, एनसीईआरटी का मैंने फ्री एक्सपेंशन का एक जबरदस्त कंसेप्ट रखा है, दिखाऊंगा उस पे, एनसीईआरटी का सवाल भी रखा क्योंकि आ गया था आपके अंदर। जो प्रॉब्लम था अभी रिसेंटली नीट के अंदर पूछा गया था। ओके, फिलहाल पहले थर्मोडायनेमिक्स मेरे समझ से क्या है, मेरे समझ से थर्मोडायनेमिक्स वर्क एनर्जी का एक मॉडिफाइड रूप है। तो गैस में वर्क एनर्जी लगाना इज बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ नहीं है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि हमारा वर्क पावर एनर्जी का मॉडिफाइड ब्रह्मास्त्र है, इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। तो बहरहाल हम यहाँ वर्क पर फोकस हो जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मेरी पूरी की पूरी चैप्टर की कहानी जो स्टूडेंट्स को मैंने सिखाई है, ग्राफिकल वर्क डन, ग्राफिकल वो नहीं सड़े हुए नहीं एरिया वाले, कई पीवी पीटी और वीटी और हर तरीके से कैसे किस सिचुएशन में वर्क डन निकालते हैं, तो उस पर बेस्ड होता है। तो वर्क डन निकालने, अच्छा स्टूडेंट क्या करते हैं, वो रट लेते हैं वर्क डन का फॉर्मूला जी पी डेल्टा वी। अरे पी डेल्टा वी सिर्फ तब है जब प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रल पी डीवी, और अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क डन निकलता है। तो पहले हम वर्क डन के फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर प्रोसेस आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी, यानी पी डेल्टा वी सिर्फ तब चिल्ला सकते हो जब प्रोसेस आइसोबारिक है, अदरवाइज चिल्ला दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पी डेल्टा वी को आइडियल गैस इक्वेशन से हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं एनआर डेल्टा टी। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो ऐसे में वर्क डन 0 हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा। साइन कन्वेंशन भी वर्क डन के इंपॉर्टेंट है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन जो होगा पॉजिटिव रहेगा, हम इसको बोलते हैं वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस को हम पॉजिटिव लेते हैं, ऑन गैस के वर्क डन को यानी कंप्रेशन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो ये हो गए वर्क डन के बेसिक साइन। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, स्टेट फंक्शन होती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। किसी क्लोज साइक्लिक प्रोसेस की 0 होती, कहानी सुन लेना काम आएगी। किसी क्लोज साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। हीट इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हीट का जनरली क्या सिस्टम है कि अगर हीट हम गैस को देते हैं तो इसका कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं, हीट रिजेक्टेड बाय गैस से होती है उसे नेगेटिव लेते हैं। तो ये बेसिक साइन कन्वेंशन है। इन पे अपना एक मैट्रिक्स का सवाल भी मैंने रखा है, दिखाऊंगा। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। हमारा फॉर्मूला आता है 2.3 एनआरटी log V2 by V1 या P1 by P2। इनके ऊपर बेस्ड हम सवाल अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। इसी तरह अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसका वर्क डन का फॉर्मूला P2V2 माइनस P1 V1 by 1 माइनस गामा या एनआर डेल्टा टी by 1 माइनस गामा। अब इसी तरह अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक भाई भाई तो है ठीक है ना भाई, एडियाबेटिक में क्या होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और पॉलीट्रॉपिक अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था पीवी की पावर माइनस ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस अंतर ये यहाँ ए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ ये गामा बेचारा मोनो डाई ट्राई के बीच में घूमता रहता है, ठीक है ना। तो मोनो की वैल्यू कितनी हो गई 5/3, यानी ये अपना आ जाएगा 1.67 के आसपास। फिर डाई की वैल्यू 7/5, ठीक है ना। ट्राई की वैल्यू अगर आप गामा की देखोगे तो 9/7। तो इस तरीके से गामा की जो वैल्यूज रहती हैं वो समथिंग अराउंड 1 से तो बड़ी होती है बट 2 से छोटी मिलती है। ऐसा ए के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। ए जो है वो कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, कैसा भी हो सकता है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, 2 से बड़ा, 2 से छोटा, कैसा
जैसा भी आने दो। तो पॉलीट्रॉपिक का अगर आपको वर्क डन आता है तो आप इन सबका वर्क डन वैसे भी जानते हो, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसा भी हमारे पास आएगा। तो वर्क डन बाय पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देख लो, सिमिलरिटी है P2V2 माइनस P1V1 बाय 1 माइनस ए या एनआर डेल्टा टी बाय 1 माइनस ए। सब कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास प्रॉब्लम्स है। अच्छा, नेक्स्ट जो सेक्शन है इसके बाद वो ग्राफिकल है। तो हर चीज प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन मैंने इसमें रखी है। फिलहाल आप इसको देखो, पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन निकालने का तरीका हमारा हो गया। वर्क डन तो हम जानते हैं P2V2 माइनस P1V1 बाय 1 माइनस ए या एनआर डेल्टा टी बाय 1 माइनस ए। अब आगे की स्टेप क्या रहेगी? अब अगर हमें पॉलीट्रॉपिक में डेल्टा क्यू पूछा है, डेल्टा क्यू को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालते हैं। तो हमें डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। डेल्टा यू का भी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बनाया था, एफ बाई टू एनआर डेल्टा टी या एफ बाई टू P2V2। तो आपने वर्क डन क्या किया, डायरेक्ट शॉर्टकट से निकाल लिया। डेल्टा यू का अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल है, वो देखते हुए कि टेम्परेचर दे रखा है या प्रेशर वॉल्यूम दे रखे हैं, उस हिसाब से हम इसको कर लेंगे, दोनों को पुट करके डेल्टा क्यू निकाल देंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा पॉलीट्रॉपिक से हीट निकालने का तरीका हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने सी प्रोसेस भी बताया था, अब उसको भी बता दो। मान लो डेल्टा क्यू का हम जनरली, क्योंकि डेल्टा क्यू हम क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। होता तो है एन सी डेल्टा टी, बट सी जो होता है सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। तो मान लो मैंने डेल्टा क्यू को डाल दिया एन सी प्रोसेस डेल्टा टी, अपना डेल्टा यू डाल दिया एनसीवी डेल्टा टी, वर्क डन हम जानते ही पुट कर दिया। यहां से सी प्रोसेस ड्राइव हो गया सीवी प्लस आर बाय 1 माइनस ए। तो ये पूरा प्रूफ था कि किसी भी पॉलीट्रॉपिक का अगर आपको सी प्रोसेस निकालना है तो उसका मेथड ये होता है, ठीक है ना। तो पीछे बताई हुई डायरेक्ट चीज यहां बताई हुई पूरी की पूरी प्रूफ के अंदर रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको पॉलीट्रॉपिक दिमाग में बैठ जाना चाहिए और बेसिक वर्क डन के फॉर्मूले सबको ही आते हैं, कुछ नया नहीं था उसमें। नेक्स्ट आप देख रहे हो, अब हमारे सामने प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसके अंदर हम पूरा का पूरा एंड पॉइंट तक जाएंगे, लास्ट रिजल्ट तक जाएंगे। तो देखो ये कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो नंबर ऑफ मोल हमें 1 दे रखे हैं। एट टेम्परेचर T1 एक्सपैंड स्लोली, तो T1 टेम्परेचर पर थी, एक्सपैंड स्लोली अकॉर्डिंग टू द लॉ P by V इज कांस्टेंट। तो हमें तुरंत इक्वेशन हमने मॉडिफाई कर ली, यानी इक्वेशन होगी P प्रोपोर्शनल टू V, ध्यान देते रहना। और तुरंत हमने इसे पॉलीट्रॉपिक में ले लिया, PV की पावर -1 इज कांस्टेंट। तो हमें पता चल गया कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और पीवी में इक्वेशन है तो बढ़िया है। और अगर कुछ और होती जैसे भी पीछे थी, हम कन्वर्ट कर लेते, सिखा तो दिया था अभी आपको। आगे कहता है इट्स टेम्परेचर फाइनल इज T2, तो हमें पता है T1 से T2 टेम्परेचर पर जा रहा है। वर्क डन बाय द गैस, इसने वर्क डन पूछा है, मैं पूछूंगा डेल्टा क्यू बताओ, ठीक है ना, ताकि आप एंड पॉइंट तक पहुंच सको। फिलहाल शुरुआत हम वर्क डन से करेंगे। अब वर्क डन के लिए दो फॉर्मूले, या तो पी डेल्टा वी सॉरी P2V2 माइनस P1V1 वाला या एनआर डेल्टा टी वाला। क्योंकि टेम्परेचर का डेटा गिवन है तो ऑब्वियसली एनआर डेल्टा टी यूज करेंगे। तो एनआर डेल्टा टी बाय 1 माइनस ए, नंबर ऑफ मोल हमें दे रखे हैं 1, आर को आर छोड़ दो और डेल्टा टी को T2 माइनस T1 बाय 1 माइनस ए की वैल्यू आप यहां से उठा लो, ये हो गई -1, पुट करोगे नीचे 2 आ जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ गई आर टाइम्स T2 माइनस T1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। दूसरी स्टेप पर आते हैं। दूसरी स्टेप है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन, ये पूछी नहीं, ये अपनी तरफ से एड ऑन है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला वो भी दो है, एफ बाई टू P2V2 माइनस P1V1 या एफ बाई टू एनआर डेल्टा टी। क्योंकि टेम्परेचर का डेटा गिवन है तो हम यूज करने जा रहे हैं एफ बाई टू एनआर डेल्टा टी। बस डेटा पुट करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब यहां पर अगर इसने हीट पूछनी होती तो मजबूरी है डेल्टा यू के बारे में पता होना ही चाहिए, यानी गैस किस टाइप की है वो जरूर मेंशन होना चाहिए। अब उसने तो मेंशन किया नहीं क्योंकि उसने पूछा नहीं। अब मैंने पूछ लिया तो मेरे को बताना पड़ेगा कि गैस किस टाइप की है। नहीं बताएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। तो लेट अस से दैट ये गैस, ये मैंने अजम्पशन ले लिया या मैंने ये क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा इनपुट दे दिया आपको, अज्यूम गैस टू बी मोनोएटॉमिक। क्योंकि जब तक एटॉमिसिटी नहीं देंगे डेल्टा यू नहीं आएगा, इसके अपने नखरे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है 3/2, नंबर ऑफ मोल हम जानते हैं, आर पता है, और डेल्टा टी हमें पता है T2 माइनस T1। तो हमारे पास डेल्टा यू का रिजल्ट भी वर्कआउट हो गया। अब थर्ड स्टेप, अब हमें एंड पॉइंट तक जाना है। डेल्टा क्यू हमने फर्स्ट लॉ लगाया, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा आर T2 माइनस T1/2 प्लस 3/2। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2R टाइम्स T2 माइनस T1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू। तो आई थिंक अब आपको मजेदार तरीके से समझ आ गया होगा कि कैसे हम पॉलीट्रॉपिक में एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं।
नेक्स्ट आप देख रहे हो, हाँ ये मैट्रिक्स बेस्ड प्रॉब्लम है। इन टाइप की प्रॉब्लम की पहचान क्या होती है? एक साइक्लिक प्रोसेस होता है सुन लेना। साइक्लिक प्रोसेस में कहीं का हीट गिवन होता है, कहीं का इंटरनल गिवन होता है, कहीं का वर्क डन गिवन होता है, कहता सब बता दो, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को करने का एक प्रॉपर सटीक मेथड मैं आपको दे रहा हूं और आप इसमें 4 नंबर लेकर के आ सकते हो। ये कह रहे हैं ना साइक्लिक प्रोसेस एबीसी है, डायग्राम नहीं दिया, कई बार डायग्राम दे देते हैं पर हमें कोई मतलब नहीं है डायग्राम से। एबीसी है साइक्लिक प्रोसेस, हमें पता है ए से बी जाना, बी से सी जाना, सी से ए जाना है, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं। कह रहे हैं इन ए बी बी सी एंड सी ए 50, 20 एंड 5 जूल हीट इज सप्लाइड टू आइडियल गैस। तो अब ये नहीं कि कहानी की तरह सुना और फिर भाग गए, ठीक है ना। इसमें प्रॉपर तरीका ही है कि आप तीनों या 4 या 5 या 6 जितनी स्टेप का भी प्रोसेस है उनको एक एक करके लिखो। तो ए बी बी सी और सी ए, ये ध्यान रखना स्टेप्स ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। इनका भी एक सीक्वेंस है, स्टेप ऐसे आनी चाहिए। अब ये हो गई स्टेप ऑफ वर्किंग, 4 स्टेप होती तो हम 4 लगाते। अब सबसे पहले वर्क डन का नंबर, फिर डेल्टा यू का नंबर, और फिर इन दोनों से एंड रिजल्ट डेल्टा क्यू का नंबर। सही है, ये बन गई हमारी पूरी मैट्रिक्स कॉलम, ठीक है ना। ज्यादा खींचने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 स्टेप्स ही हैं। अब हम इस सवाल को उड़ाते हैं। अब जैसा डेटा दे रखा है, जहां दे रखा है उसको फिल करते जाते हैं। हमें दे रखा है कि ए बी बी सी और सी ए में इतनी 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 हीट सप्लाई करी गई। अब हीट या साइन भी यूज करने पड़ेंगे। अगर हीट गैस को सप्लाई करी जा रही है तो साइन पॉजिटिव होगा। तो ए बी में जो हीट सप्लाई करी गई इसकी वैल्यू +50 जूल, बीसी में जो सप्लाई करी गई +20 जूल, और यहां पर +5 जूल। तो हीट वाला कॉलम तो हमारा पूरा हो गया, ठीक है। आगे आगे ये बोल रहा है इन द प्रोसेस ए बी, यानी इस प्रोसेस की बात चल रही है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 60 जूल, यानी यहां पर डेल्टा यू है +60 जूल। अब रो की बात चल रही है, ठीक है ना। आप अच्छी तरह जानते हो इन दोनों को जोड़ करके ये मिलता है। तो मतलब इस रो में अगर हमें कोई भी 2 चीज पता है तो तीसरी तो हम फटाक से इक्वेशन से निकाल देंगे। यानी इधर का वर्क डन हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, बाएं हाथ का काम है, सटाक से आ जाएगा। अभी करेंगे। ओके, आगे कहां तक पहुंचे थे हम? 60 जूल तक। एंड इन प्रोसेस बीसी, कहां गया? बीसी, वर्क डन बाय गैस, यानी एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन दे रखा है 30 जूल। मैंने वही बोला ना, कहीं का कुछ डाटा देता है, कहीं का कुछ देता है, और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर के मतलब गनचक्कर बन जाता है, ये लिखें वो लिखें क्या करें, ठीक है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स बनाओ और सवाल उड़ा के रख दोगे। अब आगे तो अब पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस सीए। तो सीए वाले में डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। बट इसके चक्कर में पूरी मैट्रिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी। आ जाओ। अब ये देखो कौन कौन सी रो ऐसी हैं जिनमें 2 चीजें गिवन है, पहले वो रो निपटाओ। तो ये 60 है, ये और सही से करना, कुछ भी इधर उधर प्लस माइनस की एरर नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा क्यू 50 है, डेल्टा यू 60 है, तो 50 बराबर 60 प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 50 माइनस 60 माइनस 10 जूल। सही है, पहले रोज पता कर लो। अब इधर आ जाओ, ये 30 है, ये 20 है, तो डेल्टा क्यू में से डब्ल्यू माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा -10 जूल। अब देखो ये रो सॉल्व ही नहीं हो सकती क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज गिवन है, 2 चीज हमें पता लगानी पड़ेगी और उसमें से एक चीज एग्जामिनर ने पूछ ली। अब हम क्या करें, कैसे करें इसको? अब स्टूडेंट यहां फंस गया। अब यहां काम आता है स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। कौन है स्टेट फंक्शन? डेल्टा यू। क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनिशियल फाइनल स्टेट अगर सेम हो तो डेल्टा यू 0 है। तो जब आप ऐसे अटक जाओ कि रो के अंदर यार सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, चाहिए हमें 2 चीजें, मिल हमें एक चीज रही है, वहां याद रखो स्टेट फंक्शन काम आएगा। तो डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन है इसलिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होगा। सही है। अब अगर ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होगा तो इन सब का सम 0 होना चाहिए। तो इन तीनों को जोड़ करके, कुछ भी ले लो, इधर का x ले लो, तो इन तीनों को जोड़ करके यानी 60 माइनस 10 प्लस x 0 कर दो। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई -50 जूल। तो यहां का डेल्टा यू जो अननोन था पता चल गया -50 जूल। ये पता चलते ही अगर मेरे से वर्क डन पूछोगे तो भी बता देंगे हम यहां पर। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी, क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे यानी 55 जूल। आप देखो पूरा क्रॉस एंड डॉट हम लोग निपटा करके चले आए बिल्कुल मजेदार तरीके से। तो इसका खैर राइट आंसर हो गया -50 जूल। आई थिंक अब आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स में दिक्कत में नहीं आओगे। 4 स्टेप होती 4 भी कर लेते, 5 होती हम 5 भी कर लेते। तो ध्यान रखना है, पहले मैट्रिक्स बनाओ, जो डेटा दे रखा है उसको फिल करो, रो सॉल्व करो, वो रो सॉल्व करो जिसमें 2 चीजें गिवन है। उसके बाद जहां पर ऐसी रो मिले जिसमें सिर्फ एक डेटा गिवन है तो याद रखो स्टेट फंक्शन काम आएगा। स्टेट फंक्शन को जोड़ जाड़ करके 0 मार दो साइक्लिक प्रोसेस के लिए, अननोन अपने आप दौड़ दौड़ के आपके कदमों में आएगा। वहां से डेल्टा यू की वैल्यू आएगी, डेल्टा यू आ गया, अब आगे आप कुछ भी कर सकते हो। सही है। तो ये था एक मजेदार खेल। नेक्स्ट आप देख रहे हो ग्राफिकल वर्जन। ग्राफ पर अलग से, क्योंकि ग्राफ के अंदर बहुत सारे मेरे पास सवाल रहते हैं हमेशा ही, तो इस बार भी मैंने रखे हैं, दिखाता हूं।
पहले आइसोबारिक, देखो आइसोबारिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हम जानते हैं प्रेशर कांस्टेंट है। तो जिस जिस ग्राफ में पीवी, पीटी और वीटी, ये तीन तरीके के ग्राफ है हमारे पास, तो जिस ग्राफ में प्रेशर है वो ग्राफ बड़ा आसान रहेगा। तो पीवी प्रेशर कांस्टेंट है पी के परपेंडिकुलर, पीटी प्रेशर कांस्टेंट है पी के परपेंडिकुलर। अब जो पीवी ग्राफ है उसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी पी और वी के बीच का रिलेशन, सॉरी वीटी ग्राफ है उसमें हमें चाहिए होगा वी और टी के बीच का रिलेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर। ये आएगा आइडियल गैस इक्वेशन से। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, हमें पता है पी कांस्टेंट है, यहां से मिला वी बराबर एनआर टी बाई एनआर बाई पी टाइम्स टी। क्योंकि पी कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टी, यानी वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, ओरिजिन से पास करता हुआ, स्लोप एनआर बाई पी रहेगा। अब यहाँ कंसेप्चुअल बन जाते हैं, दो लाइनें बना दी, ये बहुत पुराने बरसों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। कंसेप्चुअल बन जाता है, ओरिजिन से पास करती हुई दो लाइनें, बताओ किसका प्रेशर ज्यादा किसका कम। तो पता है स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, ऐसे करके कंसेप्चुअल उड़ा दो, ठीक है ना। और इस पे अगर सवाल आ जाए तो चौंकने की जरूरत नहीं है, ये हर बार कराया जाता है, इस बार भी करा रहा हूं। आइसोकोरिक प्रोसेस तो जिसमें वी रहेगा वो आसान रहेगा, तो पीवी वाला आसान रहेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक वॉल्यूम के परपेंडिकुलर। इसी तरीके से वीटी वाला आसान, वी के परपेंडिकुलर। अब फंसा कौन, पीटी वाला। जरूरत किसकी है, आइडियल गैस इक्वेशन की। तो पीटी के लिए आइडियल गैस इक्वेशन मिली पी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी ग्राफ ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन। तो पीटी ग्राफ ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन है, प्रोसेस आइसोकोरिक रहेगा। फिर वही दो बातें, दो लाइन बना दी और पूछ रहा कौन ज्यादा कौन कम, स्लोप से आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल ग्राफ के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी में लफड़ा है, तो वो आइडियल गैस इक्वेशन से मिल गया पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जितना ग्राफ ओरिजिन से दूर बढ़ता चला जाएगा पीवी का प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ऐसे अगर दो तीन ग्राफ लपेट दे और पूछे बताओ इन तीनों में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा कौन सा कम, तो ओरिजिन से दूर वाले का ज्यादा, खेल खत्म। बाकी ये दोनों बड़े आसान है क्योंकि इनमें टेम्परेचर ऑलरेडी अवेलेबल है, टेम्परेचर के परपेंडिकुलर आइसो अपना क्या नाम है, आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। अब आ जाता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक की इक्वेशन हो गई पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस ग्राफ का स्लोप है माइनस गामा पी बाई वी, तो ये ग्राफ भी अपना इसी तरीके का रहता है। तो देखने में दोनों भाई भाई लगते हैं, ठीक है ना, बट भाई भाई नहीं है, इनमें अंतर है। अंतर ये है कि एडियाबेटिक का स्लोप गामा टाइम्स आइसोथर्मल का स्लोप है, यानी एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से गामा टाइम्स ज्यादा है, यानी एडियाबेटिक ज्यादा स्टीपर रहेगा। तो जो ज्यादा स्लोप वाला ग्राफ दिखाई दे, दो कर्व ग्राफ दिखाई दे, बोले इनमें से पहचानो, ऐसा नहीं कि हमेशा आइसोथर्मल एडियाबेटिक होंगे, ठीक है ना। हाँ वो बोले कि दो कर्व हैं, इनमें पहचानो कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबेटिक है, तो जो ज्यादा स्लोप वाला वो एडियाबेटिक, कम स्लोप वाला आइसोथर्मल। सवाल है आगे दिखाऊंगा, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाँ देखो यही चीज जो मैं बोल रहा था कंसेप्चुअल वर्जन, यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो हमने क्या किया, गैस को ए से बी ले गए, एक बार ले गए आइसोथर्मल से, एक बार ले गए एडियाबेटिक से। तो दोनों ही कर्व पर, एक ऊपर एक नीचे। अब इसमें हमें पहचानना है कौन एडियाबेटिक होगा कौन आइसोथर्मल होगा। स्लोप, अब देखो इसका स्लोप कम है इसका स्लोप ज्यादा, जो जितना वर्टिकल की तरफ रहेगा उसका स्लोप ज्यादा, तो जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबेटिक हो जाएगा, जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल। तो ये हो गया एडियाबेटिक और ये हो गया अपना आइसोथर्मल। एक और बात बता दूं चलते चलते, तो हमने एडियाबेटिकली गैस को एक्सपैंड कराया और हमने आइसोथर्मली भी गैस को एक्सपैंड कराया फॉर सेम वॉल्यूम। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम आप देख लो, दोनों सिचुएशन में सेम है। इनिशियली हमने एक जगह से गैस को उठाया, फाइनली हम इस जगह पे ले गए। अब और क्या क्या पूछ सकता है, इसमें कंसेप्चुअल भी पूछता है, कहता है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के वर्क डन के बारे में बता दो, कौन ज्यादा कौन कम। तो पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन बताता है, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा, तो आइसोथर्मल का ज्यादा एडियाबेटिक का कम एक्सपेंशन में, ठीक है। आगे और चीज पूछ लेता है, कहता फाइनल प्रेशर भी बता दो किसका ज्यादा किसका कम। तो जो ग्राफ ऊपर टिकेगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जो नीचे आएगा क्योंकि प्रेशर वाई एक्सिस पर है उसका प्रेशर कम। तो आइसोथर्मल का प्रेशर ज्यादा एडियाबेटिक का, ये कंसेप्चुअल इसमें हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे अब हमने सेम कंडीशंस में इसको कंप्रेस कराया। इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम दोनों ही सिचुएशन में V2 है, प्रेशर अलग अलग है। अब पहले तो पहचानना है कौन एडियाबेटिक है कौन आइसोथर्मल, ये और ये। तो जहां ग्राफ ज्यादा उठे, ठीक है ना, जहां पर हाथ ज्यादा उठे इस तरीके से, तो जहां भी हाथ उठने वाला हो, ठीक है ना, समझ जाओगे वो एडियाबेटिक है। तो जितना वर्टिकल की तरफ जाएगा वो एडियाबेटिक। तो अब एडियाबेटिक इधर आ गया, आइसोथर्मल इधर आ गया। अब पूछता है किसका वर्क डन ज्यादा, तो अब एरिया से चेक कर सकते हो। अब एडियाबेटिक का ज्यादा आइसोथर्मल का कम दिख रहा है। किसका प्रेशर ज्यादा, तो एडियाबेटिक वाले का प्रेशर ज्यादा आइसोथर्मल वाले का कम। तो ये कंसेप्चुअल वर्जन्स होते हैं जो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के एक्सपेंशन और कंप्रेशन पर बेस्ड होते हैं। आई थिंक गलत तो नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं।
अब आपको दिखाता हूं ये सवाल, है ना, ये सवाल है मस्त सवाल, मजेदार सवाल, जो अभी तक आपने पढ़ा वो सब कुछ इसके अंदर आ जाना है। पढ़ो। कह रहे हैं हम एक मोनोटॉमिक आइडियल गैस को कंप्रेस कर रहे हैं V से V/2। तो आप सोचो, थ्योरी पढ़ा दी सर ने, सवाल नहीं कराया है और जबरदस्त है, ठीक है ना। तो हमने कंप्रेस कराया V से V/2 थ्रू वेरियस प्रोसेस, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनल प्रेशर विल बी मैक्सिमम। अब खाली दो नहीं है भाई कि आइसोथर्मल एडियाबेटिक बता दो किसमें मैक्सिमम किसमें मिनिमम ना, बहुत कुछ है लाइन से। तो किस प्रोसेस में फाइनल प्रेशर मैक्सिमम होगा, और प्रोसेस में एक ये नया भी है, ये तो हम जानते हैं, अपने भाई बिरादरी वाले हैं, ठीक है ना, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, ये तो सब अपने बिरादरी वाले हैं। ये चीज बाहर से आई हुई है, कौन है, ये भी है, ठीक है ना, ये कौन है, ये है अपना पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक भी घुस गया। अब कैसे बनाए, सारा मुश्किल कर दिया यार, ये तो हाई लेवल। अरे कुछ हाई लेवल नहीं होता, कंसेप्ट आते हैं, नीट में नहीं पूछता तुमसे तुम्हें कितना आता है, नीट में वो पेपर बना करके देता है, उसके हिसाब से तुम्हें करना होता है, जो नहीं आता वो हाई लेवल ही लगता है हमेशा हर किसी को। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, उसमें भी लोग चिल्ला हाई लेवल हाई लेवल, एनसीईआरटी भी तुम्हारी हाई लेवल, तो बोर्ड में क्या करके आए। तो मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड, कहां से कहां, V से V/2। तो पहले दो लाइन बना लो, एक V के लिए और एक V/2 के लिए। तो यानी गैस यहां से आ जानी है आगे थ्रू वेरियस प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और ये वाला। अब पहले एक प्रोसेस हम यूज कर लेते हैं, कौन सा वाला, कोई सा भी, जैसे पहले आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक से हम जाएंगे तो A से भी ऐसे गए। हाँ, आइसोकोरिक नहीं आएगा, उसमें वॉल्यूम ही नहीं चेंज होता, तो इसमें इसमें बेचारा टिकेगा ही नहीं आइसोकोरिक, इसलिए उसने नाम ही नहीं लिखा। तो ये हो गया आइसोकोरिक। आगे फिर आता है आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है हमें पता है P/V होता है, ठीक है ना, तो वो स्लैंटेड ग्राफ बनेगा। एक और बना दो लगे हाथों, एडियाबेटिक, ठीक है ना। अब ये वाले का मैं भी अता पता देता हूं। अब इन दोनों में डिसाइड करो कौन आइसोथर्मल कौन एडियाबेटिक। तो ये और ये, ठीक है ना, तो ये ज्यादा स्टीपर है, एडियाबेटिक हो गया, ये कम स्टीपर है, आइसोथर्मल हो गया। सही है। अब किसका प्रेशर ज्यादा दिख रहा है इसके अंदर, ऑब्वियसली इसका प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है ना। तो ये तीन चीज हमें यहां पर समझ आ रही है। आपको सर इसको ऊपर क्यों नहीं बनाया, ऐसे बना देते, कई ऐसे कहेंगे ना खुरापात होती है, ऐसे बना दे सर, ऐसे भी तो बना सकते हैं। अरे तो गोचुओं, क्या ये सेम जगह से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये सेम जगह से स्टार्ट नहीं हो रहा, सेम जगह से स्टार्ट करोगे तो ऐसे ही तो बनेगा, ये बनने का पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर इस सिचुएशन में तो इनिशियल प्रेशर ही अलग हो गए, तो इनिशियल कंडीशन सेम है हर ग्राफ की, हटाओ उसको। तो जिनके वो थी ना कि इधर से क्यों नहीं किया, हाँ उसका जवाब मिल गया होगा, परफेक्ट। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले पर, PV² वाले पर, पॉलीट्रॉपिक पर। देखो बेटा, PV² इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहां से पता चला P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V²। ग्राफ तो कर्व बनेगा, ये तो तय है, पर ये नहीं पता कहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, या इनके ऊपर जाके टिकेगा, ठीक है ना। ये जरूरी है पता लगाना, क्योंकि ये नहीं पता लगाया क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो सुनो, PV², P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V²। थोड़ा सा कंपैरिजन करो, PV की पावर गामा कांस्टेंट, ठीक है, बुद्धि लगाना सिखा रहा हूं। PV की पावर गामा कांस्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले एडियाबेटिक में बताया था, गामा की वैल्यू 2 से बड़ी तो नहीं होती, सही है। गामा की वैल्यू लाई करती है अपनी 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2 ऐसी ही रहती है। ये कितना है, 2 है, यानी इसका जो स्लोप है अगर आप निकालोगे तो इसका स्लोप dp/dv करेंगे तो यह आ जाएगा -2 टाइम्स P/V, यानी इसका जो स्लोप है ये एडियाबेटिक से भी ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि ये फैक्टर 2 आ रहा है। तो ये जो स्लोप आ रहा है, ये स्लोप हमारा इस प्रोसेस का स्लोप जो है एडियाबेटिक से भी ज्यादा है, यानी एडियाबेटिक से भी स्टीपर होगा। अब लगे हाथों एक और कर्व बनाओ, ठीक है ना, जो एडियाबेटिक से भी ज्यादा स्लोप वाला हो। तो ये एडियाबेटिक से भी ज्यादा स्लोप वाला है, इसलिए ये PV² इक्वल्स टू कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सबसे ऊपर जाकर के टिक रहा है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर मिलेगा। ऐसा सवाल था, जबरदस्त था, ठीक है ना। तो एक एक चीज अब हमने इसमें वेरीफाई कर ली, फाइनली हमें पता चल गया इस वाली इक्वेशन का जो प्रेशर रहेगा, फाइनल प्रेशर, वो सबसे ज्यादा रहेगा। और मजे मजे में हमें ये भी पता चल गया इसका वर्क डन भी ज्यादा रहेगा, इनके वर्क डन का ऑर्डर भी पता चल गया। तो सारी चीजें A to Z अब आपको मैंने इसके अंदर बता दी, अब इसमें रोना नहीं है, ठीक है ना, अब आपको बस प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये अपना वही बरसों से चला आ रहा है, लेक्चर्स में भी कराता हूं आपको, ठीक है ना, हर जगह पे कराता हूं ताकि छूटे नहीं है चीज। तो ये कह रहा है PT डायग्राम है भाई, VT डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करो, बिल्कुल करेंगे, कब मना कर रहे हैं। तो VT डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यहीं पर करते हैं। VT डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जरूरी उसूल है, हर स्टेप का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो लिखो प्रोसेस, और उसकी इक्वेशन, प्रोसेस इक्वेशन में ये इंडिकेट करो कि हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, यानी इंडिकेटर भी होने चाहिए। तो A से B
ओरिजिन से पास कर रहा है। पीटी डायग्राम ए से बी ओरिजिन से पास करे तो आइसोकोरिक होता है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि ये हल्का सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इसलिए इतनी नॉलेज जिसको होती है वो कंपटीशन में सवाल लगा पाता है। तो v कांस्टेंट होना चाहिए। अब तुरंत हमें पीटी का हिसाब किताब चाहिए होगा, v कांस्टेंट है तो p प्रोपोर्शनल टू t हो गया। p प्रोपोर्शनल टू t हो गया तो जैसा ये होगा वैसा ये होगा। आप सोचो दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो t भी बढ़ रहा है और p भी बढ़ रहा है। ये इंडिकेटर हो गए कि इनका क्या होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो बाकी जो दो बचे भाई बंधु उनका क्या होगा। आ जाओ भाई इसमें, b से c हमारा आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, तो pv का, तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अब जरा चेक करो, प्रेशर कम हो रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इंडिकेटर लिख लिया पूरा। अब यहां पर आ जाओ, ये हो गया हमारा आइसोबारिक, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट। तो v और t का क्या हिसाब किताब है, v प्रोपोर्शनल टू t। अब यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो v भी कम होगा। तो पूरा प्रॉपर इंडिकेटर हमने इंडिकेट करके बना लिया एक एक चीज के बारे में। अब ए से बी वाला प्रोसेस यहां पर आ जाते हैं। इस प्रोसेस में देखें तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इसमें है ही नहीं, तो बढ़ता हुआ टेम्परेचर यानी ये तय है ये इधर साइड पे ही जाएगा, यानी ये ए से, इसको ए भी नहीं डालता, इसको 1 और 2 कर लेता हूं, ये 1 से 2 जाएगा, ये कंफर्म्ड है क्योंकि इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। तो वॉल्यूम के परपेंडिकुलर यानी इस तरीके से ये ए से बी वाला डायग्राम रहेगा। सही है। अब चेक करो, यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर दिखेगा नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पर, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर के परपेंडिकुलर, तो यानी ग्राफ या तो ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा। अब ये देखना पड़ेगा, ऊपर भागा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे भागा तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम चेक कर लो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर भागेगा, भगाओ इसको ऊपर। बी से सी, इतने से तो आंसर आ जाते हैं लोगों के, ठीक है ना, 2 स्टेप से ही आंसर ढूंढ लेते हैं। खैर चलो पूरा बता रहा हूं। अब आइसोबारिक है, आइसोबारिक हमें पता है वीटी डायग्राम में ओरिजिन से पास करता है, तो इस तरीके से ओरिजिन से पास करेगा और ये ग्राफ यहीं आकर के क्लोज होगा, ठीक है ना। अब इधर इसको डॉटेड कर लो आप, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, हटाओ इसको। तो डॉटेड कर लेते हैं, ओरिजिन से पास होता हुआ दिखा देते हैं। अब चेक करो, वेरीफाई करो, यहां से यहां आने पर टेम्परेचर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो जरा चेक कर लो, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, सारी बातें ए टू जेड फिट हो गई। अब तो आंसर टिक कर लो, अब क्या बचा। तो इस तरीके से आंसर देखें, ए बी सी ए, राइट आंसर हमारा सी वाला है। तो आई थिंक ये ग्राफिकल कन्वर्जन भी बढ़िया आ गया आगे। अब उस पर बेस्ड ये सवाल रखा हुआ है, ठीक है ना, एक एक चीज जोरदार है। अब जरा देखो, लोग इसमें खुश हो रहे हैं, हम एरिया से कर लेंगे जी, ठीक है, हमें तो एरिया आता है निकालना, पीवी डायग्राम है, हम एरिया से कर लेंगे। मैंने आपकी उम्मीदें तोड़ दी, मैंने यहाँ आइसोथर्मल दे दिया। अब अरे सर ये स्ट्रेट लाइन होती, एरिया निकालना अपने बस में होता तो हम जरूर इसे कर लेते। तो हर सवाल सोची समझी साजिश है, ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए रखा है ताकि अपने फॉर्मूले यूज हो जाए आइसोथर्मल के, आइसोबारिक के, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को रखा है। अब चेक करो, कह रहा है डायटोमिक आइडियल गैस, तो गैस दे रखी है डायटोमिक, undergoes thermodynamic change according to the PV diagram, total heat, हीट पूछ रहा है, एंड रिजल्ट बिल्कुल। डेल्टा क्यू कैसे आएगा, सबसे पहले डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, फिर हम डेल्टा यू निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में ले जाकर के हम डेल्टा क्यू को निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ। तो पहले काम शुरू करते हैं। अब देखो इसके अंदर एरिया वाला टेक्निक तो काम करेगा नहीं, तो वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, यानी प्रोसेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ए से बी वाला प्रोसेस अपना आइसोकोरिक हो गया, बी से सी वाला दिया ही हुआ है आइसोथर्मल है। तो सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन ए से बी का, तो यार ये तो हो गया 0 क्योंकि प्रोसेस आइसोकोरिक है। बी से सी का वर्क डन निकालें तो इसके लिए हमें ln2 दे रखा है, हमें जरूरत ही नहीं, हमें खुद बताया लॉग की वैल्यू कितनी होती है। तो 2.3, नंबर ऑफ मोल कितने हैं नहीं दे रखा, ठीक है। तो एन आर और टेम्परेचर कितना है वो भी नहीं दे रखा, टी ले लेते हैं, लॉग ऑफ V2 बाय V1। अब V2 बाय V1 करोगे तो 2V0 बाय V0 log 2 बेस 10, 2.3 लगा हुआ इसलिए बेस 10 रहेगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम इसे सीधे 0.7 लिख लेते हैं इनटू एनआरटी। अभी एनआरटी का क्या किया जाए, इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन से लिख लेंगे। देखो इस पूरे के पूरे बी से सी के रीजन में अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चाहे एनआरटी यहां लगाओ चाहे एनआरटी यहां लगाओ, किसी भी जगह पर लगाओ, पीवी की वैल्यू जो मिलेगी वही एनआरटी के बराबर होगी। तो बी पॉइंट पे लगा लेते हैं, तो 2 पी नॉट इंटू बी नॉट इक्वल्स टू एनआरटी। चेक कर लो यहाँ पर भी, पी नॉट इंटू 2 वी नॉट इक्वल्स टू एनआरटी, तो एनआरटी की जगह हम पीवी से रिप्लेसमेंट दे देते हैं। तो 0.7 इंटू हमारे पास आ गया पी नॉट और साथ में आ गया 2v0, या फिर ऐसे बोला जाए ट्वाइस अलग से लगा दो, तो रिजल्ट आ गया 1.4 पी नॉट वी नॉट। तो बेसिकली हमने क्या किया, टोटल वर्क डन निकाल लिया, एंड टोटल वर्क डन हमारे पास आ रहा है 1.4 पी नॉट वी नॉट। फर्स्ट स्टेप हमारी पूरी। अब हम दूसरे रिजल्ट पर आते हैं, डेल्टा यू। अब डेल्टा यू के लिए हमें जरूर ए से बी, बी से सी जाने की जरूरत नहीं है, स्टेट फंक्शन होता है, डायरेक्ट नाप सकते हैं, ठीक है ना।
तो और वर्क डन क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन होता है, अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ए से सी तक का डेल्टा यू डायरेक्ट आ सकता है। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F/2 P2V2 माइनस P1V1, क्योंकि टेम्परेचर का हिसाब किताब नहीं दे रखा। तो डेल्टा यू के लिए हमें चाहिए होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दे रखा है डायटोमिक गैस है, तो 5/2, अब ध्यान से पुट करना है, P2V2 हो गया P0 इंटू 2V0, तो ये 2P0 P0 आ गया, सही है। माइनस P1V1 देखोगे तो ये हो जाएगा P0 P0। तो फाइनली हमारे पास इसका वैल्यू आ गया 5/2 P0 V0 विच इज इक्वल्स टू 2.5 P0 V0। तो हमने क्या किया, W निकाल लिया, डेल्टा U निकाल लिया। अब लास्ट में हमारे पास डेल्टा Q की वैल्यू आएगी फर्स्ट लॉ लगा करके, डेल्टा U प्लस W। तो दोनों को सम कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.9 P0 V0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट इन प्रोसेस ABC। तो राइट आंसर हमारे पास इसका आ गया C वाला। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा मजेदार सा सवाल अच्छे से आ गया होगा बिना किसी दिक्कत के। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये तो हम देख ही चुके हैं पूरा घिसा बेटा, इसको तो बताने की अब जरूरत ही नहीं है। आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, ये अपना एडियाबेटिक नीचे आ जाएगा, स्टीपर है, इधर आइसोकोरिक आ गया। तो जो ऊपर रहेगा या जिसका एरिया ज्यादा रहेगा उसका वर्क डन ज्यादा रहेगा। कुछ साइक्लिक प्रोसेस के भी सवाल रखे मैंने इसके लिए। मैंने कहा यार साइक्लिक वाला बहुत ही घटिया होता है, एनसीईआरटी वाला ही उठा के रख लिया आपके लिए। तो देखो, अगर पीवी डायग्राम है और एरिया आप जानते हो, क्योंकि अभी पीछे भी पीवी डायग्राम था पर अपनी औकात के बाहर था, एरिया नहीं जानते थे। तो अगर हम एरिया जानते हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर वर्क डन को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, पीवी डायग्राम में ध्यान रखना है। और अगर ये वीपी डायग्राम हो तो उल्टा हो जाएगा। और अगर ये पीवी डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा वर्क डन, इस पर बात कर लेते हैं। कैसे पहचानोगे, तो देखो जो ऊपर है उसका एरिया ज्यादा होगा, इसके हिसाब से ही टोटल वर्क डन का साइन आएगा। अब यहां से यहां जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए पीवी डायग्राम अगर क्लॉकवाइज है तो बोल दिया जाता है कि वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। सिमिलरली आप इसमें चेक कर सकते हो। अब हम टोटल वर्क डन जानते हैं, वर्क डन की वैल्यू होगी पॉजिटिव। डेल्टा यू क्योंकि स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम हो गई साइक्लिक प्रोसेस में, वो जीरो हो गया। डेल्टा क्यू की वैल्यू डब्ल्यू के ही बराबर आ जाएगी। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए इसमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, डब्ल्यू के ही बराबर हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है। अब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊं तो ये रहा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, बहुत बार आपने देख भी रखा होगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। बस एक सवाल था कराना था मेरे को इसमें क्लोज्ड वाला। तो ये कह रहा है ये क्लोज साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें हमें पता करना है वॉल्यूम इन दैट रिड्यूस, पूरी कहानी दे रहा है आइसोबारिक। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ, पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है। एरिया इजीली इसमें कैलकुलेट हो सकता है। हमने देख लिया कि यार ये पीवी डायग्राम क्लॉकवाइज है, तो इसका जो एरिया रहेगा वो हमें वर्क डन बताएगा। साइन यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। अब ट्राइंगल का एरिया हर कोई जानता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया अपने पास ये, इसकी वैल्यू होगी 5 माइनस 2 3, और हाइट हमारे पास ये हो गई 600 माइनस 300 300 आ गया। तो रिजल्ट हमारे पास बड़ा सिंपल सा आ गया, 450 जूल का वर्क डन हो गया। कोई पूछे बताओ कितनी हीट इसमें सप्लाई करी हमने, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो डब्ल्यू के ही बराबर होगा। तो डेल्टा क्यू अगर पूछ ले तो 0 प्लस डब्ल्यू, दैट मींस इसकी वैल्यू भी 450 जूल हो जाएगी। तो आई थिंक ऐसा सिंपल प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये एनसीईआरटी का पोर्शन है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। सामने लिखा हुआ सवाल नंबर कौन सा है, और यहां पर जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये कंसेप्ट है फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। बहुत बढ़िया सा। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, तो फ्री एक्सपेंशन में हमारे पास गैस है, एक कंटेनर के अंदर बंद है। कंटेनर पूरी तरीके से थर्मली इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड होने से हीट बाहर नहीं जा सकती और अंदर नहीं आ सकती, यानी फ्री एक्सपेंशन एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट पहले मैं बताऊं, तो फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। डेल्टा क्यू उसमें 0 हो जाता है। अब आगे की कहानी सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तो हुआ क्या, यहां पर एक तरफ गैस बंद थी, बीच में चैम्बर था, हमने चैम्बर हटा दिया, गैस फ्रीली एक्सपैंड कर गई। अब यहां पर कोई भी चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो गैस कोई भी वर्क डन नहीं करती। वर्क डन करने के लिए फोर्स भी तो लगानी चाहिए, फोर्स किसी पे लगाएगी तब तो करेगी वर्क डन। तो वर्क डन भी इसमें 0 हो जाता है। अब शब्द और ध्यान से सुनना, तो डेल्टा क्यू तो 0 हो गया क्योंकि इंसुलेटेड है। वर्क डन इसलिए 0 हो गया क्योंकि कोई फोर्स लगाने के लिए अवेलेबल नहीं है यहां पर। वर्क डन 0 हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के हिसाब से ये भाई साहब 0 हो गए, ये भी 0 हो गए, तो डेल्टा यू भी 0 हो गया। अब डेल्टा यू 0 हो गया तो इसका मतलब क्या निकला, लोग ये समझ लेते हैं आइसोथर्मल भी है। अरे दो प्रोसेस एक साथ नहीं होते, एडियाबेटिक भी हो गया, आइसोथर्मल भी हो गया, कचरा कर दिया पूरा ना। डेल्टा यू 0 होने का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम है, यानी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है।
इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाओ वापस कम होकर के उतना ही हो गया, ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबल है इसके अंदर। तो टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल यहां पर सेम है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते बीच में पूरे ऑनगोइंग प्रोसीजर में क्या हो रहा है, बस हम ये कह सकते हैं इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम है, ये नहीं कह सकते प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या क्या होता है, एडियाबेटिक होता है, वर्क डन जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, इसलिए इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम होता है, बट प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता। ये बेसिक नॉलेज थी जो लेक्चर्स में मैंने दी हुई है, अभी भी आपको बता दी। अब एक और पॉइंट इसमें बता दूं आपको, वो पॉइंट ये पढ़ो, द पार्टीशन इन द बॉक्स इज सडनली रिमूव, ठीक है ना, leading to free expansion of the gas. A mixture of gases undergoing an explosion, chemical reaction. In both situation, gas is not in equilibrium and cannot be described by state variable. यानी हम PVT के variables को यहाँ describe नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि ongoing process में PVT कितने हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या क्यों हो रहे हैं, क्योंकि sudden process है, ठीक है ना, impulsive reaction अकर कर रही है, तो PVT के हम state variables को define नहीं कर सकते ongoing procedure के अंदर। अब NCERT का सवाल देखो, कह रहा है टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दो सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया आपस में, ये रहे दो सिलेंडर इक्वल कैपेसिटी के, बीच में ये लगा दिया हमने, मान लो हमने इसके कनेक्शन को बीच में भी बंद कर रखा है। अब ये कहता है ए कंटेन्स गैस एट एसटीपी, तो यहां पर ए गैस कंटेन कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और प्रेशर है 1 atm एसटीपी, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम इसका और इसका कैपेसिटी बराबर है, तो ये बोल रहा है एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, यानी हीट आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, बात पे मोहर लग गई, डेल्टा क्यू जीरो है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू जीरो पहली चीज लिख ली। कहता स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, तो हम इसको ओपन कर देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, गैस यहां से यहां की तरफ जाएगी, और ऐसे एक्सपेंशन को हम बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन, क्योंकि सडनली हमने बीच में से रास्ते को हटा दिया, ठीक है ना, रुकावट खोल दी। अब डेल्टा क्यू जीरो है, वर्क डन जीरो है, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर जो रहेंगे वो भी बराबर रहेंगे, बट बीच में क्या हो रहा है वो घपला रहेगा, वो हमें नहीं पता, हम उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को प्लॉट नहीं कर सकते। अच्छा जी, पूछा क्या क्या है, कह रहा व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी, तो फाइनल प्रेशर बता दो। अब फाइनल प्रेशर बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि हम इस सिचुएशन के अंदर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, मैं नहीं बोल रहा आइसोथर्मल है, तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये यूज करते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन में, ये नहीं बोल रहे ऑनगोइंग प्रोसेस में, दोनों शब्दों में अंतर है। थ्रू आउट अगर आप पीवी बराबर कांस्टेंट कर दोगे, इसका मतलब आप मानते हुए चल रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट, वो कह रहे हैं इनिशियल फाइनल में बताओ, तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 है। इसका ये कतई भी मतलब नहीं है प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब आगे सुनो, तो P1 V1 बराबर P2 V2 है, ऐसा है, ठीक। अब आप में से कहिए सर ऐसा हो सकता है क्या P1 V1 बराबर P2 V2 और प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो सकता है, ग्राफिकली दिखाऊं, ये देखो, ये रहा P, ये रहा V, अब चेक करो, यहां पर वॉल्यूम V0, प्रेशर 3P0, यहां पर वॉल्यूम 3V0 और प्रेशर P0। अब बताओ, जितना P1 V1 इनिशियली उतना बाद में भी है, बट प्रोसेस तो आइसोथर्मल नहीं है, आइसोथर्मल होता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता। तो यहां से ये शक दूर हो गया कि यार P1 V1 इनिशियल फाइनल बराबर हो, तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं प्रोसेस आइसोथर्मल हो। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि वॉल्यूम जो हो रहा है डबल हो रहा है, तो प्रेशर जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, यानी फाइनल प्रेशर जो होगा वो 0.5 ATM होगा हर एक चैम्बर के अंदर। तो पहले का तो राइट आंसर आ गया हमारे पास 0.5 ATM। अब दूसरे पर चलते हैं, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो वो तो बताइए चेंज इन इंटरनल, ये फर्स्ट वाला था। सेकंड वाले का आंसर अगर हम देखें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें पता है वो जीरो मिलेगी, क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो। आगे व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हुआ ही नहीं, ठीक है ना, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर भी सेम है, तो डेल्टा टी जीरो हो गया। आगे डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग टू द फाइनल इक्विलिब्रियम लाइज ऑन पीवीटी सरफेस, नहीं लगा सकते, हमें नहीं पता बीच में क्या आकर कर रहा है, तो डी वाले ऑप्शन में हम लिखेंगे नो, क्योंकि हम इसका कोई भी प्लॉट नहीं बता सकते, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। सही है, एक एक चीज आपकी क्लियर हो गई, जबरदस्त सवाल था, मेरे ख्याल से अपने आप से करते तो बाउंस हो जाता बुरी तरीके से। नेक्स्ट आप देख रहे, अरे अब तो आ गया अपना दोस्त कैरनॉट इंजन, ठीक है ना, हीट इंजन की बात चल रही है। तो कैरनॉट इंजन 4 स्टेप का इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है। पहली स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर तीसरी आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन में ये क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और रिजेक्ट करता है। एब्जॉर्ब किससे करता है, सोर्स से, रिजेक्ट करता है सिंक को। तो कैरनॉट कहता है कि कैरनॉट कहता है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी का इंजन उसका ही है, और ये जो एफिशिएंसी होती है 1 माइनस रिजेक्टेड बाय एब्जॉर्ब के बराबर होती है।
अब रिजेक्ट किसको करता है, रिजेक्ट जो मतलब हीट देता किसको है, तो ये हीट देता है जाकर के किसको, सिंक को, और लेता किससे, सोर्स से। तो यही जो हीट रिजेक्टेड बाय हीट एब्जॉर्ब होते हैं ये टी सिंक बाय टी सोर्स के बराबर होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ कैरनॉट इंजन में। तो ये हमारा एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला रहा, ये मैंने पूरा प्रूफ बताया हुआ। अच्छा, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय जितनी भी हीट हमने दी। अब मान लो आपको हीट वगैरह दे रखी है, वर्क डन निकालना है, आप अपने एनर्जी कंजर्वेशन से इजीली यहां से ढूंढ करके निकाल सकते हो। मैंने सवाल रखे, अभी दिखाता हूं। अब जैसे कार्नोट के अंदर दो इक्वेशन, दो अननोन के सवाल फेमस है, शुरू से हमारे में यही आ रहे हैं और आगे तक यही आते रहेंगे। तो ये सवाल देखो, तो प्रॉब्लम ये कह रहा है अ रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ द हीट इनपुट इनटू वर्क। तो 1/6 हीट जो है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। When the temperature of sink is reduced by 62 डिग्री सेंटीग्रेड, efficiency of the engine is doubled, temperature of the source and sink are। तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन का पेटेंटेड सवाल है जो मैंने यहां रखा है। तो देखते हैं, तो पहले की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 1/6 इक्वल्स टू 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स। यहां से हमारे पास इक्वेशन डेवलप हो गई कि टी सिंक बाय टी सोर्स की जो वैल्यू हो गई वो 5/6 हो गई। फर्स्ट इक्वेशन इसको एज इट इज छोड़ दो। आगे बोल रहा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62, तो हम सिंक के टेम्परेचर को 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देते हैं। तो ये 62 चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर को चाहे सेंटीग्रेड में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चेंज है, ठीक है ना, दोनों में सेम रहता है। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, यहां जो टेम्परेचर पुट किए जाते हैं हमेशा केल्विन में रहते हैं, सेंटीग्रेड में नहीं होते। अब मैं क्या कर रहा हूं, नई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज डबल्ड, तो नई एफिशिएंसी हो गई ट्वाइस ऑफ पुरानी यानी 1/3 इक्वल्स टू 1 माइनस। अब ये जानना चाह रहा है एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज डबल, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर बाय व्हाट टेम्परेचर इट इज रिड्यूस्ड, ये दे रखा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62। अब मैं देखो कैसे यूज कर रहा हूं, तो सिंक के टेम्परेचर को मैं लिख रहा हूं टी सिंक माइनस डेल्टा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी सोर्स। बहुत ध्यान से देखना, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, उसको मैं 62 डालूं या 62 डिग्री सेंटीग्रेड लिखूं या केल्विन लिखूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया, तो 1/3 बराबर 1 माइनस टी सिंक माइनस कितना था अपना 62 डिवाइडेड बाय टी सोर्स। बहुत से लोग सोचे अरे सर ये सेंटीग्रेड में केल्विन में नहीं कन्वर्ट, अरे टेम्परेचर को करोगे ना, डेल्टा टी तो दोनों में ही सेम मिलेगा, चाहे सेंटीग्रेड लिखो चाहे केल्विन लिखो उसको। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो टी सिंक, इसमें हमेशा स्टूडेंट से गड़बड़ी होती है इसलिए मैंने सवाल को रखा इक्वल्स टू 2/3। अब कुछ ना करना है, इसको दाएं बाएं लो, 3 टी सिंक माइनस 6 186 बराबर ट्वाइस टी सोर्स। अब क्या करो यार, एक की वैल्यू उठा करके दूसरे में पटक दो, तो यहीं पे पुट कर देते हैं, काम खत्म। टी सिंक की जगह आ जाएगा 5/6 टी सोर्स, तो 15/6 टी सोर्स माइनस 186 बराबर ट्वाइस टी सोर्स। अब देखो फॉर्मूले बेस था, बट ये दो इक्वेशन दो अननोन के चक्कर में खिंचता चला जा रहा है, इसलिए टाइम लग जाता है। यहां पर लाते हैं, यहां इसको इधर लाओ, तो 6 2 12 और 15, तो 3/6 टी सोर्स बराबर 186, ठीक है। यहां से हमारे पास 3/6 ही बचा ना, 6 2 12 12 13 14 15, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया ट्वाइस। टी सोर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 186 का डबल 2 और 8 2 16 और 117 और ये 372 क्या केल्विन, सही है, ऐसे करके निकलता आंसर। तो 372 केल्विन, आंसर किस में देने, सेंटीग्रेड में, माइनस 273 करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, वो बाद में कर लेंगे। फिलहाल टी सोर्स आ गया, अब टी सिंक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सोर्स यहां डाल दो, तो टी सिंक का वैल्यू हमारे पास आ गया 5/6 ऑफ 372 और 6 6 36 6 2 12 5 2 10 और 5 6 30 31 310 केल्विन। तो दोनों ही केल्विन में हमारे पास आए हैं। ये था एक मजेदार एस्पेक्ट इस प्रॉब्लम का। अब सेंटीग्रेड में करना है, -273 कर लो यार, कोई बड़ा काम तो है नहीं। तो इसमें -273 करोगे तो ये आ जाएगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें -273 करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर ढूंढ लो, 99 और 37 के हिसाब से ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 99 नहीं, ये वाला आंसर हमारा राइट आंसर है। मजेदार था, अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो अब हम आ जाते हैं रेफ्रिजरेटर के सेक्शन पर। अब देखो रेफ्रिजरेटर जस्ट इस कार्नोट इंजन का उल्टा काम करता है। पहले करता क्या है, तो रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है, बिना बिजली के तो चलेगा नहीं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जब आप इधर से वर्क करते हो तो ये सिंक से हीट एब्सॉर्ब करता है, यानी रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर के पोर्शन से हीट एब्सॉर्ब करता है और बाहर यानी रूम में हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो ये प्लस ये बराबर क्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्यू आर जो रहता है यानी रिजेक्टेड वाला पार्ट जो रहता है एब्सॉर्ब से ज्यादा रहता है, हमेशा ध्यान रखना। तो रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट ज्यादा करता है
एब्जॉर्ब कम करता है। तो कोई ये पूछे रूम में अपना फ्रिज का गेट खुला छोड़ दें तो गर्म होगा ठंडा होगा रूम, तो जी गर्म होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब कम करेगा, रिजेक्ट ज्यादा करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना। अब यहां हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, तो ये हो जाता है 1/QR/QA -1, ये फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट ध्यान रख लो। अच्छा रिजेक्ट किसको कर रहा है, सोर्स को बाहर, और एब्जॉर्ब किससे कर रहा है, सिंक से। तो इसलिए हीट रिजेक्टेड टी सोर्स के प्रोपोर्शनल, हीट एब्जॉर्ब टी सिंक के प्रोपोर्शनल, तो टी सोर्स बाय टी सिंक -1। अब ये एक रिजल्ट है जो हमारा के और ईटा के बीच में है कि अगर हमें एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दे रखी हो या कार्नोट इंजन दे रखी हो और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना हो, यानी हम कार्नोट इंजन को रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है 1/ईटा-1। अब मैं प्रॉब्लम दिखाता हूं आपको रेफ्रिजरेटर पर, तो देखना बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम है। आपको लगेगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा गया, बट मैंने कुछ का कुछ पूछ रखा है इसके अंदर, बहुत मजेदार है, ठीक है ना। देखो ये कह रहा है ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन रेफ्रिजरेटर अब्सॉर्ब 40 कैलोरी फ्रॉम फ्रीजर। तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर, ये हो गया फ्रीजर, ठीक है ना, यानी सिंक। इससे क्या कर रहा है, ये एब्सॉर्ब कर रहा है 40 कैलोरी की एनर्जी, ठीक है ना। और आगे बढ़ो, एंड एक्सपेल 85 कैलोरी टू द रूम, ये हो गया रूम, ठीक है ना। रूम का मतलब हो गया सोर्स, इसको ये एक्सपेल कर रहा है 80, ये मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। तो रिजेक्ट कर रहा है 85 कैलोरी। तो कोई पूछे भाई वर्क डन कितना हुआ, कितना वर्क डन किया, तो कुछ नहीं यार, माइनस करके लिख लो, 45 कैलोरी का वर्क डन किया। तो ये सारी चीजें हमारी ऐसे सिंक्रोनाइज होती चली जाती हैं। कोई कहे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बता दो कितना किया, तो के की वैल्यू 1/Q रिजेक्टेड बाय एब्सॉर्ब -1, अभी बता दूंगा, चलो मैं वो। अच्छा फिलहाल इफ वन साइकिल अकर इन 5 सेकंड, तो ऐसी एक साइकिल कंप्लीट होने में 5 सेकंड लगता है, यानी 5 सेकंड इसका टाइम पीरियड हो गया एक साइकिल का। आगे, हाउ मेनी मिनट विल इट टेक टू फ्रीज 480 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 0, यानी 480 ग्राम पानी को बर्फ जमानी है, ऐसा करने में कितना समय लगेगा। मजेदार है ना कोफिशिएंट पूछा, ना वर्क डन पूछा, कुछ का कुछ पूछा, ठीक है ना। ये है रेफ्रिजरेटर की ताकत। आ जाओ सीखते हैं। तो अप्रोच क्या लगा यार, पानी है इसमें, फ्रिज के अंदर ही पानी होगा, लेके हाथ में थोड़ा खड़े हो गए। तो इस फ्रिज के अंदर जो, फ्रीजर के अंदर जो पानी है उससे हीट निकालनी है, ठीक है ना। तो पहले तो पता करो इतने ग्राम पानी को जमाने के लिए कितनी हीट एनर्जी इससे निकालनी पड़ेगी। तो कितनी हीट एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हमें पानी को फ्रीज कराना है, यानी लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाना है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी वहां से हमें एक्सपेल करनी पड़ेगी। तो एक्सपेल इज करेक्ट वर्ड, तो ये हो जाएगा ml। m की वैल्यू हो गई 480, l हो गया अपना 80 कैलोरी पर ग्राम, ये आ गया कैलोरी में। यहां जुट मत जाना कि नहीं हम तो मल्टीप्लाई करके मानेंगे, कोई जरूरत नहीं है, लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे। तो इतनी हीट एनर्जी हमें यहां से निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक साइकिल में कितनी निकल रही है, 40 कैलोरी की, ठीक है ना। तो ये जो है एक साइकिल में 40 कैलोरी की एनर्जी निकाल रहा है। तो पहले पता करो कितनी साइकिल लगेंगी। तो नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड, बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। तो ये कितनी होगी भाई, एक साइकिल में 40 कैलोरी निकालता है, तो इतनी एनर्जी निकालने के लिए कितनी साइकिल लगेंगी, डिवाइडेड बाय 40। तो 480 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 40, इतनी नंबर ऑफ साइकिल्स हमें चाहिए होंगी, ठीक है ना। ये उड़ा दो, तो 480 इंटू 2, तो इतनी साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी पानी को बर्फ में जमाने के लिए। अब एक साइकिल में समय लगता है 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज कितना, इतनी साइकिल को 5 सेकंड से मल्टीप्लाई, तो 480 इंटू 2 इंटू 5, इतना सेकंड का समय लगेगा पानी को बर्फ में जमाने के लिए। पर वो कहता है मिनट में बताओ, ठीक है ना। तो 60 से और डिवाइड करोगे तो टाइम इन मिनट हमारे पास आ गया 60 से डिवाइड करके, तो 480 इंटू 10 लिख लेता हूं डिवाइडेड बाय 60, ये मिनट में हो गया। देखिए क्या बात बनती है इसमें, 8 6 48, तो 80 मिनट, तो 80 मिनट का समय लगेगा। इतने देर आप पेशेंस रखें, तब जाकर के आपका ये तकरीबन आधा किलो पानी बर्फ के अंदर जमेगा। मजेदार था। तो ना कोफिशिएंट पूछा ना कुछ पूछा, एक कैलोरीमेट्री से रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट कर दिया। ये था एक बेहतरीन वर्जन। अब कोई कहे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताओ, तो ये तो बकवास ही है ना, फॉर्मूला बेस्ड है, रिजेक्टेड बाय एब्सॉर्ब -1, वैल्यू डाल दो, क्या ही रखा है इसमें। तो रिजेक्टेड कितना था 85, एब्सॉर्ब कितना था 40, तो 85 बाय 40 -1, कर लो यार इसको सॉल्व। कोई कहे वर्क कितना लगा, तो ये तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसे ही बता दिया आपको। तो आई थिंक अब आप अच्छी तरीके से कर सकते हो इसके सारे के सारे प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये अब आपका यहां पर ये रिवीजन पूरा कंप्लीट होता है।
पर अभी आपका काम कंप्लीट नहीं होता, आप ये सारी प्रोसीजर फिर से करोगे, मास्टर शीट लगाओगे, केटीएस लेक्चर नोट से प्रॉब्लम लगाओगे और टेस्ट के प्रॉब्लम करोगे, और अब आप मेजर टेस्ट की तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है ना, जैसा मैंने शेड्यूल दिया उसके अकॉर्डिंग। और जैसे टाइम पर आपके मेजर टेस्ट आ रहे हैं वो मेजर टेस्ट अच्छे से सॉल्व करना है। इतना रिवीजन करने के बाद आपके मेजर टेस्ट के अंदर काफी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप नीट का एग्जाम देने जाओगे, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आगे स्ट्रैटेजी वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।